लगता है प्रॉपर हियर आई एम 11th आशीष इज देयर हु इज 11th श्वेता। अच्छा एक बार और बताइए आपको सिर्फ अपने ही कमेंट्स दिखते हैं या बाकी सब बच्चों के कमेंट्स दिखते हैं? क्योंकि मुझे तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स दिखते हैं और एकदम से ऐसे ऐसे करके चीजें जारी होती हैं। दीक्षु ड्रॉपर आशीष सर सारे ड्रॉपर ही हैं। अनुभव ना 11th क्लास के भी बेटा। हाय सर कोमल हाय सर। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं क्लास। मैं समझ गया हूँ किस तरीके का मेकअप है क्लास का। सिर्फ खुद के दिखते हो मुझे सारे दिखते हैं तो एकदम जल्दी जल्दी से चलता है, इसलिए जो है मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कमेंट पढ़ने में। एकदम से कट से निकल रहे सर हमारे कमेंट दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं आपकी तमन्ना कमेंट। सर हमें सिर्फ अपना कमेंट दिखता है। ओके बेटा समझ गया। अब जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी मैंने स्टार्ट की थी मंडे को, थोड़ी सी मैंने स्टार्ट की थी। वो पार्ट भी जो है मुझे कंप्लीट करना है, देन विल गो ऑन फर्दर राइट। सबसे पहले ये बात कर लो कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता है त्रिकोणमिति से बना है ट्रिग्नोमेट्री बना है ट्राइगोन मैट्री का मतलब होता है मेजर करना, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राइगोन मतलब होता है कि ट्राइंगल की तीन साइड जो होती हैं उनके रेशियोज की हम इसके अंदर जो है बात करने वाले हैं। आर्यन मंडे को नहीं था, इसी वजह से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। पूरा टॉपिक जल्दी से आज अपन पढ़ लेंगे। तो त्रिकोणमिति जो था हमारे यहाँ पर उसको ट्रिग्नोमेट्री कुछ शब्द जो है लिए गए हैं, तो अच्छी बात है हमारे लिए। त्रिकोण का मतलब होता है, कोण का मतलब होता है एंगल, कोण का मतलब होता है एंगल, त्रि का मतलब होता है तीन एंगल। इसका मतलब ये त्रिकोण जो है बेसिकली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। मान लो अल्फा बीटा गामा ए बी सी आर दी साइड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम रेशियोज की बात करते हैं और रेशियोज की मतलब ट्राइंगल के अंदर की रेशियोज की बात हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर एंगल्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें बातें करते हैं। बेसिकली पूरा मेकअप जो है साइड्स के रेशियोज एंड एंगल्स के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात करता है ट्रिग्नोमेट्री। ये मैथ्स की एक ऐसी साइंस है जो कि हमें बहुत हेल्प करती है। 11 12 की फिजिक्स में आपको sin थीटा cos थीटा कंपोनेंट जब भी निकालने होंगे वो बेसिक सारे जितने फॉर्मूले हैं एंगल ऐड करने वाले एंगल सब्ट्रैक्ट करने वाले वो आपको याद होने चाहिए। तो पहला जो अध्याय आता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने में, पहले ये तो समझे कि एंगल क्या है बच्चों। एंगल क्या है? ए एन जी एल ई, एंगल हो गया क्या ये? ए एन जी एल ई, ए एन जी एल होता है ना। तो एंगल कोण क्या होता है? एंगल कोण क्या होता है आपको पता है कि ये थीटा से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। सबसे आसान तरीका है एंगल को समझने का कि भाई एक लाइन बना लो ओ एक्स और फिर ये लाइन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है देखो, बेसिकली क्या है, मैं ऐसे खड़ा हूं और साइड से मेरा दोस्त जा रहा है, साइड से मेरा दोस्त जा रहा है। तो अगर मैं सामने देख रहा हूं और अब साइड से मेरा दोस्त जाने लगा तो मैं उससे बात करने लगा, तो मैं उससे आंखें मिलाकर बात कर रहा था, तो चलते चलते वो बात कर रहा था, तो मैं घूमता जा रहा था ऐसे करके। सही है ना? सही है सर ये, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये चेंज इन डायरेक्शन हुआ, मेरा दोस्त मेरे सामने से निकल के गया और वो ऐसे बात करता हुआ जा रहा था। तो ये चेंज इन डायरेक्शन को मेजर किया जाता है कि भाई ओ एक्स ये रेफरेंस पॉइंट है, ओ एक्स एक लाइन है, अगर ये घूमकर जैसे मान लो ओ एक्स डैश पे पहुंच गई तो व्हाट इज द चेंज इन डायरेक्शन। तो ये जो थीटा इस चीज को हम कहते हैं एंगल, इस चीज को हम कहते हैं एंगल, इस चीज को हम कहते हैं एंगल। से इस क्लास के बाद बेसिक मैथ 12th बी क्लास देखनी पड़ेगी क्या? पायल आर यू इन क्या सर इस क्लास के बाद बेसिक मैथ 12th की बी क्लास देखनी पड़ेगी क्या? मैं समझा नहीं पायल। मैं यहाँ पर बेसिकली जैसा कि मैंने कहा 11th वाले बच्चों की थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास है, 12th वाले बच्चों की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास है और ड्रॉपर वालों की दोनों दिन क्लास है। लास्ट के 3 दिन हफ्ते की 11th कंप्लीट होगी, पहले 3 दिन 2 घंटे की क्लासेस है, 12th कंप्लीट होगी, ठीक है। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने की कोशिश करो कि भाई जो फौजी होते हैं ना, फौजी वो अपने इसमें कम्युनिकेट कैसे करते हैं कि भाई एक जो है इधर से आ गया मुझे अटैक करने, तो वो कहेंगे कि लुक एट 90 डिग्री राइट, तो 90 डिग्री राइट, तो ऐसे घूमेंगे और फिर वहां पर अटैक करेंगे। तो बेसिकली वो बता रहा है कि तू अपने आप को क्या कर कि भाई 9 o'clock, वो घड़ी से भी देखते हैं 9 o'clock 3 o'clock। इसका क्या मतलब है, जब आप सामने देख रहे हो, जब आप सामने देख रहे हो तो आप मानते हो कि आप 12 o'clock पे बैठे हो। घड़ी होती है ना, जैसे घड़ी होती है जो स्वाट कमांडोज होते हैं ना वो ऐसे बात करते हैं 12 3 9 6, तो आप यहाँ पर खड़े हो तो वो मानते हैं कि आपकी आंखें किस पे है, अभी 12 पे है, तो वो कहते हैं कि 2 o'clock शार्प अटैक, तो उसका मतलब वो कहते हैं कि यहाँ पर देख, यहाँ पर है। वो कहेंगे 10 o'clock शार्प शूट, तो यहाँ पर 10 o'clock मतलब यहाँ पर, और ये 2 o'clock यहाँ पर, ये इस तरीके से, ठीक है। वो बोलते हैं 4 o'clock, तो 4 o'clock यहाँ पर। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चेंज करो डायरेक्शन, कि यहाँ पर एनिमी है या यहाँ पर एनिमी। ये बेसिकली हम क्या मेजर कर रहे हैं, ये हम क्या मेजर कर रहे हैं, ये हम डायरेक्शन का चेंज मेजर कर रहे हैं। ये सर हम डायरेक्शन का चेंज मेजर कर रहे हैं। अब बेटा क्लास के अंदर आ जाओ, बेसिक मैथमेटिक्स में आ जाओ। पायल निकिता अनुभव, पायल सर आपने 12th क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करी थी, वो भी देखनी है क्या? वो नहीं देखनी पायल, आज ही से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि 11th क्लास के नए बच्चे आए होंगे, वहां पर ओरिएंटेशन क्लास थी जो वहां ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी वो आज वापस से कंप्लीट कर रहा हूं। एंगल खत्म हो गया था, स्टार्ट किया ना एंगल से, अभी सब बच्चे यहां फोकस करेंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चेंज इन डायरेक्शन का जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं एंगल। और इसकी यूनिट जो है, जो आपने अभी तक 11th क्लास वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, 12th वालों से नहीं कर रहा हूं, पढ़ी है, वो है डिग्री। आपको पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये भी होता है 90 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री और ये भी होता है 90 डिग्री, यानी कि एक पूरा एंगल 360 डिग्रीज होता है, यानी कि पूरा एंगल 360 डिग्रीज होता है। तो ये डिग्री जो ये डिग्री है, ये बेसिकली एक यूनिट है। बट हम बड़े हो गए हैं तो हमें जो यूनिट यूज करनी है आगे से, वो यूज करनी है रेडियन, वो यूज करनी है हमें रेडियन। इसको प्यार से हम RAD रेड भी बोला करेंगे। सर रेडियन और यूनिट में क्या डिफरेंस है, अभी बता देता हूं रेडियन और यूनिट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये बात समझने की कोशिश करो कि रेडियन एक बड़ी यूनिट है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। उसी तरीके से 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री
पाई रेडियन 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। अभी रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं, रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं, और बता दूं जो हमारा एसआई यूनिट कहलाती है, दिस इज 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स किसकी होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेंपरेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स होती है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं कि भाई स्टेरेडियन और रेडियन। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए, और दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल, दिस इज कॉल्ड, अगर पूरा अच्छे से नाम लिखा जाए तो ये है प्लेन एंगल, क्योंकि 2D में चलता है। ये जो बोर्ड है ये 2D है, तो ये 2D का जो एंगल है वो कैसा है, हमारा 2D के अंदर है तो वो प्लेन एंगल, क्योंकि सरफेस मतलब एक प्लेन है। जब हम 3D में बात करते हैं, 3D में बात करते हैं कौन जैसा बनाते हैं, कौन जैसा बनाते हैं, तब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की, तब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की, उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जब आप घूमोगे तो प्लस थीटा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मगर जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे नीचे की साइड पे, तो आपका थीटा नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हमें तय करना जरूरी है। अब मेरे को बोला कि मैं सामने देख रहा था कि भाई 90 डिग्री पे देखते रहे, बहुत ही शानदार घर है, ऐसा घर सबका होना चाहिए। मैं गाड़ी से जा रहा हूं मेरे दोस्त के साथ, तो अब मेरे साथ दुविधा है। क्या दुविधा है कि मैं 90 डिग्री इधर भी देख सकता हूं और मैं 90 डिग्री इधर भी देख सकता हूं। अब मुझे बताओ ना भाई, इधर 90 डिग्री या इधर 90 डिग्री, तो मुझे प्लस माइनस तय करना जरूरी है। तो मैंने कहा कि जब मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तब तो मैं माइनस लूंगा, क्लॉकवाइज के अंदर तो मैं माइनस लूंगा। क्लॉकवाइज क्या होता है कि जैसे घड़ी घूमती है, जैसे ये 12 से कितनी बजेगी, फिर नेक्स्ट 1 बजेगी, फिर कितनी बजेगी, 2 बजेगी, फिर कितनी बजेगी, 3 बजेगी, तो ऐसे जब घूमूंगा ये तो हो गया क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो सुई ऐसे घूमती है तो ये क्लॉकवाइज हो गया, इसमें नेगेटिव लेना होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो पॉजिटिव लेना होता है। फॉर एग्जांपल कि यहां से इतना गए तो 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर प्लस 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब इधर ही तो हम घूम रहे हैं। तो अगर इधर घूम जाओगे तो ये आता है बेटा माइनस 30 डिग्री, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि देयर आर 4 कोऑर्डिनेट्स, ASTC रूल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है देखोगे आपकी जो एंगल होगा वो होगा -30, या फिर आप इधर से घूम कर आ जाओ, ऐसे इधर से घूम कर आ जाओ तो प्लस 330 लिख सकते हो, प्लीज प्लस 330 डिग्री एंगल लिख सकते हो। खैर ये वाली बात जो है वापस से मैं पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। अभी आपके लिए इतना बढ़िया समझ में आना चाहिए कि इधर घूमेंगे तो पॉजिटिव, नीचे घूमेंगे तो नेगेटिव, राइट। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये है कि भाई रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, या एक रेडियन सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि होता क्या है, एक रेडियन होता क्या है। तो 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि चलो एक सर्कल बनाओ, ऐसा, ठीक है। अब इस सर्कल का रेडियस है, कुछ रेडियस है, तुम अपनी मर्जी से मान सकते हो कि वो रेडियस हो सकता है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, जितना तुम्हें मानना है, ठीक है, जितना तुम्हें मानना है, ठीक है। अब तुमने यहां से स्टार्ट किया चलना, मान लो ये पॉइंट ए है, चलते एक जगह पे आके मैंने तुम्हें रोक दिया। वो जगह क्या थी बताता हूं कि बेसिकली ए से भी जब आप जाओगे इस रास्ते पर चल के घूमते तो कुछ लेंथ कवर करोगे, कुछ लेंथ एल कवर करोगे, एंड दैट लेंथ एल, स्मॉल एल, इज कॉल्ड आर्क लेंथ। बेसिकली शेप को, ये जो पाई जैसा शेप बना है पिज्जा का, जो ये काट के पीस खाते हो आप, तो ये आर्क कहलाता है, और ये जो है ये आर्क लेंथ है, ठीक है। तो ये सेंटर पे कोई एंगल सब्स्टिट्यूट करता है थीटा, सेंटर पे कोई एंगल सब्स्टिट्यूट करता है थीटा, ठीक है। अगर ये जो थीटा है ये 1, अगर नहीं बोलूंगा, अगर लेंथ जो है, आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है, तो ये जो एंगल सब्स्टिट्यूट करेगा सेंटर पे वो हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, ये है डेफिनेशन एक रेडियन की। हम हमेशा जो भी यूनिट डिफाइन करते हैं उसको उसका मतलब बताना जरूरी है। तो उसका मतलब ये है कि जितनी रेडियस हो सकता है रेडियस 10 मीटर की हो, तो आप एक सर्कल बनाओ 10 मीटर का, और एक पॉइंट से 10 मीटर चलो दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, फिर 10 मीटर चल के रुक जाओ। अब ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से एक फॉर्मूला भी निकल कर आया। फिर हमने पूछा कि थीटा को तुम क्या बोलोगे, हमने कहा L/R का रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, L/R का रेशियो, क्योंकि L बराबर R होता, अगर L बराबर R होता है तो मैं इज इक्वल टू बोलता हूं L बराबर R मतलब R भी L ही है, ये कटता है और ये 1 रेडियन निकल कर आ जाता है। असली फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R, यानी L इज इक्वल टू R थीटा। ये इसको यहां पर लिख लो अगले पेज पे, L इज इक्वल टू R थीटा, यानी आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, या फिर इसको वर्ड्स में लिख देता हूं, रेडियस इनटू एंगल। बट बात ये है यहाँ पर जानने वाली कि ये जो है एंगल ये रेडियन में होना चाहिए ना कि डिग्री में, कितने बच्चे जानते हैं ये बात। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, सबको पता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बचपन में पढ़ा दिया गया था 2 पाई आर। आया कहां से, आया सबको पता है कहां से आया, ये बताओ कहां से आया ये, अरे बता दो यार। आया है बेटा कि यहां से एक आदमी ने चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से और घूमकर वो दोबारा यहीं पर आ गया, बी पॉइंट भी यहीं आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि जो आर्क लेंथ है वो पूरा का पूरा ही आर्क लेंथ हो गया। तो हमने कहा एल सर्कमफेरेंस कब होगा, जब पूरा का पूरा ही मैं कंसीडर करूंगा, रेडियस इसकी आर थी, तो हमने कहा एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो थीटा कितना कवर किया, मुझे पता है कि पाई जो होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 पाई जो है वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। तो ये 360 डिग्री है, तो L इज इक्वल टू R इंटू 2 पाई हो जाएगा, और L इज इक्वल टू 2 पाई R हो जाएगा। ये मेरे बच्चों सभी को पता होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली हम वहां पर नहीं पूछे थे जब हमें 8वीं में 7वीं में ये बताया गया था कि 2 पाई R क्या होता है, मगर अब आपको समझ में आ गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा वही कंसीडर अ रिवॉल्विंग लाइन OP, यहां पे इन्होंने OP लिया, OX रेफरेंस लाइन है, यहां से OP ऐसे गई है। सपोज दैट इट रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। एक इनिशियल पोजीशन से कितना घूम रही है ये बेसिकली आपको बताता है। मैंने लास्ट
मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्लास थी, उसमें ये भी पूछा था कि बच्चों कितने बच्चे याद है अभी तक, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो टोटल एंगल था ये डिग्री में 360 ही क्यों लिया था, क्यों 400 नहीं लिया, क्यों 500 नहीं लिया, क्यों 100 नहीं लिया, ये 360 क्यों लिया इन्होंने, नंबर ऐसा कैसा है, नंबर 360 ही क्यों लिया गया। आपका सवाल होना चाहिए सर 500 भी ले सकते थे, 1000 भी ले सकते थे, कोई रेफरेंस ही चाहिए था ना फुल एंगल का। तो कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दिया कि सर क्योंकि ये 90 डिग्री होता है ना, तो 4 बार 90 डिग्री को मिलाते हैं तो 360 बनता है। मैं कहूंगा पूरा 360 मानते हैं, पूरा 360 मानते हैं तभी तो इसका एक चौथाई 90 डिग्री आता है, बट 360 क्यों मानते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बच्चे अपना अपना आंसर लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ओल्ड फिलोसॉफी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, जो 11th वाले बच्चे पहली बार यहाँ पर आए हैं वो देख रहे हैं, मैं आपको इसका रीजन बताना चाहता हूँ। पहले ग्रीक के अंदर जो है रिसर्च चलती थी, वहां वाले लोग थोड़े ज्यादा तेज थे, आज से 3-4 हजार साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। वहां पर क्या होता था, वहां पर ये होता था कि उन्होंने जब अपनी कैलकुलेशन की, ना तो उनके पास टेलीस्कोप थी, ना ही उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे। मैं बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ, जब लोग जो है पत्थर और डंडों से लड़ते थे, स्टिक्स एंड स्टोन्स से लड़ते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उस टाइम पर उन्होंने ये पन्ना निकाला। उनके जितने महान साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कहा कि अच्छा हम सनडाइल बनाएंगे। सनडाइल क्या होता है, सनडाइल एक ऐसी तख्ती सी होती है, उसके ऊपर एक ऐसा वो लगा होता है, फिर इसकी परछाई से क्योंकि बीच में लगाते हैं, आप देखोगे इसकी परछाई से हो जाता है। तो उन्होंने जितनी कैलकुलेशन की अपनी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सारी चीजें मिलाकर उनको ये पता चला, बहुत करीब पहुंच गए वो, कि एक 1 ईयर के अंदर, एक साल के अंदर उनके कैलकुलेशन के हिसाब से 360 दिन हुआ करते थे, 360 दिन हुआ करते थे। और वो कहते थे कि भाई जैसे अगर ये सन है तो जो अर्थ है हमारी यहाँ पर, वो एक दिन के अंदर 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है, 1 डिग्री। तो अगर एक साल में 360 दिन है तो इसका मतलब ये टोटल एंगल उन्होंने मानना चालू किया 360। मगर आप बोलोगे सर ये तो अब 365 होता है, नॉट एक्चुअली 365 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे, इसलिए वो 6 घंटे 4 साल मिलकर पूरा एक दिन बन जाता है। फिर हम उसको लीप ईयर के कॉन्सेप्ट से जो है इस चीज को भी सेटल कर लेते हैं। मगर मैं बताऊं कि क्योंकि स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स में एंगल पढ़ा रहे थे, वो इन्होंने स्टार्टिंग में सेट कर दिया था, कि भाई 360 जो है सर, जो कोणार्क सन टेंपल है, बिल्कुल जयपुर के अंदर भी हमारा एक बहुत बड़ा टेंपल, वो है टेंपल है, सूर्य मंदिर भी है, उसके अंदर भी ये सारी चीजें होती थी, बिल्कुल सही बात है। बट क्या है कि ग्रीक का नाम इसलिए आता है कि कैलेंडर बनाने में और टाइम की ये वाली सारी चीजें करने में वो थोड़े से जो है उनका मतलब रिकॉर्डेड पास्ट है। हमारे पास ऑब्वियसली मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें भी चीजें मिली हैं, बट जो है उन्होंने थोड़ा सही तरीके से लिख दिया था, बस ये बात है, रिकॉर्डेड बहुत अच्छा है। तो बेसिकली मैं जो बताना चाह रहा हूं कि फिर जो है स्टैंडर्ड बन गया, एक फुल रोटेशन को हम 360 लेने लगे, क्योंकि आगे पूरी मैथ्स डेवलप होगी, तो बाद में जो है उसको चेंज नहीं कर पाए। बाद में जब अच्छी टेक्नोलॉजी आई, टेलीस्कोप्स आई, और क्या नाम है, हमने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा जो है रिसर्च करी, तो हमें पता चला कि अच्छा इट्स नॉट 360, इट्स एक्चुअली 365 एंड 6 आवर्स एंड मिनट्स आल्सो। तो आपको जो है लोगों को आज से जो है मतलब आप चले जाओ कि 1 मिलियन साल बाद भी हम कहां होंगे, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो जो है हमें पता चल चुका है, क्योंकि हम जो है अब कंप्यूटर में डालकर सारा डेटा हम जो है सिमुलेट करा के देख लेते हैं, सिमुलेशन करा के देख लेते हैं। तो आप तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी हो गई है। एनीवेज, तो जो बेसिकली तुम समझ गए। अच्छा, अब रेडियन और सेक का कन्वर्जन देख लो, ये मैं बता चुका हूं, इज टेकन पॉजिटिव इफ इट इज ट्रेस्ड बाय रिवॉल्विंग लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, इज टेकन नेगेटिव इट इज कवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पर एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। आल्सो वन राइट एंगल इज π/2 रेडियंस, π/2 रेडियंस। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, और एक जो है मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। ये स्मॉलर यूनिट्स हैं, ये स्मॉलर यूनिट्स हैं। 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। सिमिलरली जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, और छोटा करते जा रहे हैं हम इस चीज को, ठीक है। उसके बाद 1 रेडियन ये अपन ने देख लिया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है मुझे कि एक रेडियन जो होता है वो होता है 180/π, क्योंकि आपको पता है, मैं कह रहा हूं कि पाई रेडियन जो है उसके अंदर 180 डिग्री है, पाई रेडियन में 180 डिग्री, यूनिटरी मेथड। तो एक रेडियन में कितनी होगी अभी 180/π। अब मैं मेरी कुछ बच्चों से शिकायत रहती है कि वो 9 10th में जो थोड़ा मैथ्स पे कम ध्यान दिए, तो उनको ये बेसिक यूनिटरी मेथड नहीं आता है। बेसिक यूनिटरी मेथड आता भी है तो उस झिझक है थोड़ी सी, ठीक है। उस झिझक को खोलने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें कहता हूं कि जो है 4 घरों में इक्वल 20 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, या ऐसा कर लो कि 4 घरों में बराबर 20 डोर्स है। डोर समझते हो, डोर्स मतलब दरवाजे हैं, ठीक है। तो एक घर में कितने दरवाजे हैं, अगर बराबर बटे हुए हैं, तो आप बोलोगे कि सर एक घर के अंदर 20/4 यानी 5 दरवाजे हैं, 5 डोर्स हैं। कर सकते हैं क्या ऐसे? अगर 4 घरों में सारे मिलाकर 20 दरवाजे हैं, सब घर में बराबर है, तो एक में कितने होंगे 20/4 यानी 5। ये तो अपन बचपन से करते हैं, ये तो अपन बचपन से नहीं करते हैं कि भाई मुझे पता चला कि 5 किलो आम 500 रुपए के हैं, तो 1 किलो आम कितने के हुए? आप बोलोगे सर 100 रुपए के। तो किया क्या है आपने 100 रुपए के लिए? डिवाइड बाय 5 ही तो किया, तभी तो 100 आया है। ये तो आप बाजार में करते ही हो, ना कि 5 किलो आम 500 रुपए के, तो 1 किलो आम 500/5 है ना। तो घबराना नहीं चाहिए इसको करने के लिए। तो यहाँ पर बोला पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री, पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री आ रहे हैं, तो एक रेडियन के अंदर कितने आएंगे 180/π। 180/π सही। पाई है क्या? अरे एक वैल्यू है 3.14, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जब इसको डिवीजन अपन करते हैं तो आता है 57.3 डिग्री, 279 ऐसा आता है। इसको अप्रोक्सीमेट करके हम 57.3 डिग्री से आते हैं। 60 नहीं है, 55 नहीं है, 57.3 डिग्री आता है, 57.3 डिग्री आता है। अब मैंने कहा कि कन्वर्जन चाहिए अपन को, कन्वर्जन चाहिए भाई। कैसा कन्वर्जन? 2 तरीके का कन्वर्जन होगा कि भाई एक तो हो सकता है कि रेडियन से डिग्री में हो, और दूसरा कभी-कभी होगा डिग्री से रेडियन के अंदर। तो कन्वर्जन जैसा फिजिक्स में कभी भी मैं वर्ड यूज करूंगा कि कन्वर्जन होना चाहिए, तो आपको मैं कन्वर्जन फैक्टर भी दूंगा। कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? कन्वर्जन फैक्टर होगा जैसे रेडियन से डिग्री में करना है, तो आप इंटू कर दो 180/π, इंटू कर दो 180/π। ये है CF बोले तो कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, रेडियन से डिग्री, तो इंटू 180/5, सॉरी, ठीक है। और डिग्री टू रेडियन करना है तो उल्टा कर दो, डिग्री टू रेडियन करना है तो आप क्या करोगे बेटा, π/180 से
मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इनटू है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इतना ही मल्टीप्लाई करना है, ये x मत समझ लेना, ये मल्टीप्लिकेशन है, और दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर। देखते हैं कैसे काम करता है, ये देखते हैं एक बार कैसे काम करता है। मैंने कहा रेडियन से डिग्री में, तो मैंने कहा बताओ भाई पाई बाय 2 कितना होगा, पाई बाय 3 कितना होगा, पाई बाय 4 कितना होगा, ये बताओ मुझे। तो आपने कहा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 180 बाय 2 90 डिग्री होगा साहब। पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 इनटू 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, दैट मींस आ गया 60 डिग्री, 180 बाय 3, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 60 आ जाएगा। पाई बाय 4 यानी पाई बाय 4 इनटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, दैट मींस 45 डिग्री। तो ऐसे आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेली इसी टाइम पे क्लास होगी क्या फिजिक्स की? बिल्कुल इसी टाइम पे क्लास होगी मेरे बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग निधि, कोमल, क्या आप इसी टाइम आए हो, अभी नए नए आए हो, जल्दी से देखते रहो। यहाँ पर डिग्री से रेडियन की बात चल रही है, तो कुछ 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 सर सुनिए सुनिए ना, नादिरा बताइए क्या कहना है आपको। यहाँ पर जल्दी से देखो, यहाँ पर जल्दी से देखो, मैं करता जा रहा हूँ, आप सुनाइए नादिरा अपनी बात जो भी कहना चाहती हैं आप। पाई बाय 180, तो ये कन्वर्जन फैक्टर जो है इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि अब मुझे डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो ले लो 120 डिग्री, 150 डिग्री, और आप ले सकते हो 720 डिग्री, आप ले सकते हो, कौन सी डिग्री छूट गई बताओ, खुद ही बताओ। 120 आ गया तो इसमें 30 डिग्री ले सकते हो। इनको कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे, जैसे पहली वाली मैं कर देता हूँ, 120 इंटू पाई बाय 120 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से, तो याद 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। नादिरा कह रही क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है डीपीपी में सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक जो आपको डीपीपीज मिली है, अभी तक जो आपको डीपीपीज मिली है सारी डिस्कस करूंगा, सारी डिस्कस करूंगा अगली क्लास में जो 12th की होगी, विच इज ऑन मंडे। तो मंडे तक जितनी डीपीपी मिली है अपना जितना माथा उस पे मार सकते हो मार लीजिए। मंडे को पहली फर्स्ट थिंग इन द क्लास विल डिस्कस द डीपीपीज, ऑल द डीपीपीज ऑफ दिस वीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नादिरा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ये पता है, ऐसी प्रॉब्लम है, 90% प्रॉब्लम है, 90% बच्चों की फिजिक्स में यही प्रॉब्लम होती है। फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो बहुत आसान लगेगी, तो इतना आसान था कि हम पता नहीं क्या सोच के बैठे थे, मगर आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सवाल में, क्या दिया है और क्या पूछा है। अगर इतनी बात समझ गए तो आधी जंग तो हम वहीं जीत जाएंगे, आधी जंग तो हम वहीं जीत जाएंगे। एक चीज होती है कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी। चक्कर क्या है कि तुम बच्चे जो है अंग्रेजी और हिंदी जिसमें भी पेपर दे रहे हो, तुम्हारे साथ एक दिक्कत है कि तुमने सिर्फ हमेशा वही किताबें पढ़ी जो स्कूल ने तुम्हें दी या फिर किसी कोचिंग ने मटेरियल दिया, तुमने कभी इनके अलावा किताबें पढ़ी नहीं, तो तुम्हारी जो कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी है वो थोड़ी कमजोर है। और ऐसा नहीं कि तुम्हारी ही है, मेरी भी थी, सभी की रहती है, क्योंकि शौक नहीं होता ना किताबें पढ़ने का। कितने बच्चों को शौक होता है? कितने बच्चे हैं अपने घर में मुझे बताओ जरा, जिनके घर पे वो किताब पढ़ते हैं जो कि सिलेबस के बाहर की किताबें, मतलब कोई नोवेल पढ़ते हैं, कोई सेल्फ डेवलपिंग किताब पढ़ते हैं, कोई किसी 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 इवन भागवत गीता ही पढ़ते हैं, या कोई कोई दूसरी किताब ही पढ़ते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं रीडिंग के अंदर। तो रीडिंग वाली जब एबिलिटी कम होती है बच्चों में, तो यहाँ पर दिक्कत आती है उनको समझने में। लैंग्वेज, प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू फाइंड डीपीपी। सलोनी ने तो, अरे वाह, ठीक है साहब। घर वाले ही अलाउ नहीं करते, रियल घर वालों को समझाओ कि मुझे, जैसे लास्ट टाइम कोविड के टाइम पढ़ा था, ओके आई रीड नॉवेल्स, ओके, तो जो नॉवेल पढ़ता है, जो इंग्लिश का अखबार पढ़ लोगे, इंग्लिश का अखबार पढ़ लो, उससे भी तुम्हारी जो है उन शब्दों को समझने की जो है पकड़ जो है तेज रहेगी। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, 60 मिनट के अंदर तुम्हें 60 मिनट भी नहीं मिलते, बहुत ज्यादा बोल दिया, 50 मिनट के अंदर 50 सवाल मिलते हैं जिसमें 40 सही करने होते हैं। अगर मैं मोटा माटा देखूं तो तुम्हें उसी 50 मिनट में ओएमआर भी मार्क करनी है, उसी 50 मिनट के अंदर 50 सवाल करने हैं और मार्क भी करना है। अच्छा 50 सवाल जब है 50 मिनट के अंदर, तो एक सवाल को कितना मिला, वन क्वेश्चन को मिला 60 सेकंड्स, एक ही तो मिनट मिला, जिसमें से 20 सेकंड चले जाएंगे सवाल को पढ़ने के अंदर। अगर आप जो है फास्ट रीडर नहीं बने अगले साल तक, तो ये 20 सेकंड की जगह आप उसे पढ़ने में लगाओगे 30 सेकंड, या फिर आप उसे दोबारा पढ़ोगे, तो जो सवाल सॉल्व करने का टाइम है वो कम हो जाएगा, सवाल सॉल्व करने का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। सर इंटरेस्ट होता भी है तो पेरेंट्स कहते हैं टाइम वेस्ट है मत करो। नहीं बेटा, अखबार पढ़ो, उनसे मेरी बात करा दो, नहीं इंटरेस्ट वाली किताबें पढ़ो बेटा, किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये मेरे से ये लर्निंग लो, मुझे ये बात जो है मेरे करियर में बहुत बाद में जाके पता चली, तो मुझे बिल्कुल शौक नहीं था किताबें पढ़ने का, बट मैंने फोर्सफुली ये हैबिट को जो है अपनाया, मैंने फोर्सफुली जो है अपने आप को पढ़ना के लिए मजबूर किया। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जितने भी आप ज्ञानी लोगों से मिलोगे ना, सब बढ़िया रीडर्स होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे सब बढ़िया रीडर्स होते हैं। अब जब मैं बड़ा हो गया हूं, जब मैं देख रहा हूं कि इंटेलेक्चुअल लोग कौन होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके घर के अंदर कितना बड़ा टीवी होता था, तो मुझे लगता था यार ये आदमी बहुत समझदार है, क्या शानदार इसने पैसा कमा लिया, इतना बड़ा टीवी है। अब मुझे वो चीज एक्साइट नहीं करती। अब मैं किसी आदमी से मिलता हूं और उसके घर में उस टीवी की जगह अगर लाइब्रेरी होती है, उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं, तो मुझे वो आदमी बहुत अच्छा लगता है कि यार ये आदमी है जिसके पास किताबों का भंडार है, क्योंकि किताबों से बढ़िया दोस्त कोई हो नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं, कोई आदमी जो होता है वो अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल लगा के एक किताब लिखता है 300 पन्नों की, ठीक है, 300 पन्नों की एक किताब लिखता है अपने 4 से 5 साल लगा के। अगर आप 1 महीने में किताब पढ़ते हो ना, तो वो जो 4 से 5 साल में उसकी लर्निंग है, उसने जितनी बातें सीखी, उसने जितनी बातें उस किताब में डाली, वो आप 1 महीने में सीख सकते हो। तो कितनी खूबसूरत चीज है किताब। हाँ आधी हो जाएगी उसकी, 1/4 लर्निंग हो जाएगी, उसका एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा आपको, जो उसने 4-5-6 साल लगा के अपनी लाइफ से कमाया था। तो आपको पचाया ज्ञान खाने को मिल रहा है बिल्कुल उसमें। बट पता है रीडिंग में क्या है, रीडिंग के साथ दिक्कत बताता हूं। तुम्हारी जनरेशन को हम बोलते हैं, हम क्या सभी बोलते हैं गोल्ड फिश जनरेशन। गोल्ड फिश जनरेशन क्यों बोलते हैं? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रेहान कुरैशी। मेरा नाम है, सबको बता देता हूं मुनी, मेरा नाम, कोई बच्चा मुझसे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रेहान कुरैशी। तो बेसिकली दिक्कत क्या है, देखो भटक जाएंगे अपन रास्ते से, जल्दी से पहले तो ये सवाल को जवाब देता हूं, फिर मैं एक बात बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारी जनरेशन को गोल्ड फिश जनरेशन क्यों कहा जाता है। 150 डिग्री बता दो जल्दी से कितना आ जाएगा। 150 into पाई बाय 180, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 5 पाई बाय 6। 720 कितना हो जाएगा? तो ऐसे दिख रहा है 4 पाई हो जाएगा,
4 पाई हो जाएगा 720 इंटू पाई बाय 180, 180 से कटता है 4 पे, तो ये 4 पाई हो जाएगा। 360 का डबल है 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। 30 डिग्री बता दो भाई, 30 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं कि गोल्ड फिश जनरेशन क्यों कहा जाता है। गोल्ड फिश जनरेशन, गोल्ड फिश के साथ क्या है, उसका दिमाग जो है वो 8 से 10 सेकंड की ही लाइफ को जो है वो याद रख पाता है। मतलब 8 से 10 सेकंड या 9 सेकंड के आसपास, देखना इंटरनेट पे सर्च करके देखना, खुद से जितनी भी बातें मैं कहता हूं उसको वेरीफाई कर लिया करो। मेरा भी भरोसा मत करो, दुनिया में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद अपने दम पे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मैं तुम्हें सब चीजें सही बताऊंगा, हो सकता है 1-2% इधर उधर फैक्ट्स हो जाए, वो अपने आप से चेक कर लिया करो, मुझे भी करेक्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। तो गोल्ड फिश जो होती है वो ऐसी होती है कि वो 8 सेकंड तक 10 सेकंड तक जो है जो भी चल रहा होता है उसको ध्यान रखती है, फिर रीसेट हो जाता है उसका, और फिर उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो साइज है वो 8 सेकंड ही, बस 8 सेकंड पीछे तक का याद होगा, उसको आगे का कुछ याद नहीं रहता, उसके पीछे का कुछ याद नहीं रहता। मतलब 8 सेकंड के बाद गजनी बन जाती है और फिर एकदम से उसको लगता है कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है, फिर 8 सेकंड बाद फिर से उसको ऐसा लगता है अच्छा ऐसा 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 है। तो बस उसकी मेमोरी का जो स्पैन है वो 8 सेकंड है। इस वजह से तुम्हें तुम्हारी जनरेशन को गोल्ड फिश जनरेशन क्यों कहा जा रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि अटेंशन स्पैन जो है, अटेंशन स्पैन जो है बहुत कम हो गया है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। 30-30 सेकंड की रील में जब लिखना पड़े कि अंत तक देखें, तो आप तुम सोचो कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कहां चला गया, कहां किताब पढ़ोगे भाई। किताब पढ़ने जो है बहुत बोरिंग काम है, 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे एक ही जगह पर एक पेज को घूरते रहना और अपने ख्याल में सोचना कि अच्छा ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, तो वो जो है थोड़ा बोरिंग काम है, उसमें आप ऊब जाओगे। क्योंकि क्या हुआ है कि ये जो मोबाइल फोन आ गया है आपके हाथों में, इसके अंदर जो है डोपामिन और ग्रेटिट्यूड और पता नहीं क्या क्या किस चीज से तुम्हारे दिमाग पर अटैक किया जा रहा है। तुम सुबह उठते ही चालू कर देते हो, उस पे एक मीम आ गया हंस लिए, एक सैड रील आ गई सैड हो गए, फिर एकदम से कोई लड़ाई झगड़ा तो एड्रेनलिन तेज चला गया, फिर कोई कॉमेडी आ गई तो हंस दिए। तो तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो जल्दी जल्दी स्विच करने का कि 30 सेकंड में 40 सेकंड के अंदर मेरा इमोशन, मेरे माइंड का स्टेट ही चेंज हो रहा है। तुम रोज इसको बकायदा प्रैक्टिस कर रहे हो कि मुझे बार बार नए जूसेस देता रहे, नए नए इमोशन देता रहे। जब ऐसा हो जाता है, जब ऐसा हो जाता है तो फोकस की, अटेंशन की धज्जियां उड़ जाती हैं। मतलब हम हमारे टाइम पे 6-6 घंटे जो है नॉन स्टॉप सुनते रहते थे हमारे टीचर्स को, अभी 1.5 घंटे में बच्चा कहता है सर बोर हो गए सर, क्या कितना पढ़ाओगे, हट जाओ। तुम्हारी गलती नहीं है, बट तुम्हारे सामने जो आ रहा है, तुम्हारे सामने जो आ रहा है वो तुम्हें ट्रेन ऐसा ही किया जा रहा है कि भाई अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो तुम्हारे पास चॉइस है खट से आगे बढ़ने की। दूसरी बात, इतने सारे इमोशन इतने छोटे टाइम पीरियड के लिए जब बार बार ऐसे, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है दिमाग में। फिर तुम जो खाली तुम्हें अगर बिठा दिया जाए तो तुम्हें एंजाइटी हो जाएगी कि मैं खाली बैठा हूं बहुत देर से मुझे कोई इमोशन नहीं मिला, किसी ने नाच के नहीं दिखाया, मुझे किसी ने नाच के नहीं दिखाया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको आदत पड़ चुकी है कंटिन्यूअस एंटरटेनमेंट की। आपको बोला जाए कि जाओ दूध लेकर आओ बाहर से, तो आप जब घर से दूध वाली दुकान तक जाओगे तो आप मोबाइल चलाते हुए जा रहे हो पूरे टाइम आपको जो है एक कांस्टेंट एंटरटेनमेंट की स्टेट में रखा जा रहा है। इससे बाहर निकलो, किताबें पढ़ना चालू करो, थोड़ी देर अकेले बैठो, थोड़ी देर धूप में बैठो, रोजाना जो है थोड़ी ठंडी हवा खाओ और कुछ मत करो। मेरी बात मानो, इंटेलिजेंट बनना है ना तो 15 मिनट अपना फोकस इंक्रीज करने के लिए सिर्फ दीवार को देखो, दीवार की तरफ मुंह करके देखो। बहुत बोरियत होगी, बहुत बुरा लगेगा, बट जब तुम ये 4-5-6 दिन 1 हफ्ता कर लोगे ना मेडिटेशन की जो लोग बात कर रहे हैं, तो तुम जो है थैंक करोगे मेरे को कि किसी ने मुझे ये बात बहुत पहले बता दी थी। उससे तुम्हारा जो रिटेंशन बढ़ेगा, उससे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, उससे टेंशन बढ़ेगा। हाँ, तुम्हारा दिमाग भागेगा, कहेगा यार कि क्या बकवास है ये, तुम कुछ दिखाओ ना मुझे, कुछ एंटरटेन करो, ये क्या है। बट क्या है, ये काम करना पड़ेगा अगर पढ़ाई में अच्छा बनना है तो। तुम्हारा टेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को तुम सर्जरी करने चले गए, सर्जन बन गए बड़े वाले, तो भाई तुम्हें 8 घंटे ऑपरेशन करना पड़ेगा। ध्यान कैसे लगाओगे, वहां तो हार्ट खुला हुआ पड़ा रहेगा, 10-10, 16-16 घंटे के ऑपरेशन होते हैं और सबसे ज्यादा पैसे भी कौन कमाते हैं, सर्जन ही कमाते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है इतनी देर फोकस और अटेंशन से काम करने की। ठीक है, चलो बहुत हो गया ज्ञान, जल्दी से एक सवाल करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर नीडल्स मेक। जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जब आप एक क्लॉक की बात करते हो तो यहां पर है 12, यहां पर है 3, यहां पर है 6, यहां पर है यहां पर है 6। बेसिकली 12 से जब सुई जाती है 3 पर तो 90 डिग्री एंगल कवर करती है। अब 90 डिग्री बराबर दूरी पर 1 और 2 भी लगे हुए हैं। इसका मतलब मैंने कहा कि इसको मैं बराबर 3 हिस्सों में बांटूं तो 12 से 1 जाने में 30 डिग्री चली होगी, फिर 1 से 2 जाने में 30 डिग्री चली होगी, फिर 2 से 3 जाने में भी 30 डिग्री चली होगी। तो अगर 4 बजे दिखाना है मुझे, 4 बजे दिखाना है तो 90 प्लस 30 डिग्री और गई होगी, तो 90 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्री। और 120 डिग्री को 2 पाई बाय 3 भी बोल सकता हूं, यानी 1 भी सही है और 3rd भी सही है। 1 भी सही है एंड 3rd भी सही है। बिल्कुल सिमरन, ये एलन वाला ही है। तुम्हारे पास एलन के मॉड्यूल्स हैं, नहीं है जिन बच्चों के पास, मेरे से ले लो, मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पुरानी कोचिंग है और 8 साल मैंने काम किया, तो बहुत सारे सवाल मैंने भी बनाए हैं वहां पे। तो क्यों ना हम अच्छे लोगों के अच्छे सवाल बनाए हुए हम यूज करें। ठीक है, ये तो एलन वाला ही है, बिल्कुल है एलन वाला। बहुत सारे सवाल दूंगा मैं एलन वाले, पूरी शीट करा दूंगा एलन की, मेरे लेक्चर्स के अंदर ही पूरी शीट करा दूंगा, तुम देखे जाओ बस। अभी इतना अगर हो गया तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल भी दिया जाए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। बज रही है, चलो बजाते हैं हम 12:30, 12:30। अब बताओ कि मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड जब घड़ी में एनालॉग क्लॉक में 12:30, 12:30 बज रहे हैं। जल्दी से। करण कह रहा है आकाश का मॉड्यूल है मेरे पास, जिस भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल है तुम्हारे पास, पढ़ो मुझसे, वो पूरा मटेरियल सॉल्व कर लो और डाउट क्लास होगी उसमें जो नहीं हो रहा है मुझसे पूछ लो। प्रियल सिमरन 180, पाई रेडियन इज द एंगल। तमन्ना 180, वेरी नॉट गुड। प्रियांशु भी बोल रहा है 180। ओके, अपने आंसर देते रहिए, जल्दी देते जाइए अपने आंसर, फिर मैं आपको डिड्यूस करके दिखाता हूं। सिर्फ एक बच्चे का सही आंसर मुझे दिख रहा है, बाकी सब बच्चों ने, अच्छा 2 बच्चों का सही आंसर दिखाया मुझे, उनके नाम में रिवील करूंगा। जब तक आंसर आ रहे मैं देखता जा रहा हूं।
ओके, खुशी, सलोनी, सेजल, अनुभव, अजय, खुशी यादव, मुस्कान, निप ज्योति ने भी दे दिया है। निप ज्योति ने 180 और 2 पाए, 2 पाए तो 360 डिग्री हो गया, या तो 180 होगा या 360 होगा, और दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। निप ज्योति, खुशी यादव पाए सर शायद 360 डिग्री कैसे हो सकता है बेटा? 360 डिग्री कैसे हो सकता है प्रियल? अंजलि कह रही है 15 डिग्री, 15 ही होगा बस। अदिति ने फिर अपना आंसर चेंज किया मेरे ख्याल से 165 डिग्री। बहुत बढ़िया। चलो देखो, यही मैं चाहता था कि ये कॉन्सेप्चुअल बने। सबसे पहले तो निप ज्योति और एक बच्ची और है जिसने 360 का है। भाई घड़ी देखनी तो आती है। अनुभव कह रहा है 175 नहीं, अनुभव 175 नहीं होगा। देखो 12:30 बजानी है। कितनी बजानी है? 12:30। तो मेरे बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले दिमाग लगाया उन्होंने कि बड़ी छोटी सुई तो किस पे होगी? 12 पे होगी, और बड़ी सुई किस पे होगी? 6 पे होगी, तो ही 12:30 बनेगी। ये सबसे कॉमन जो है मैंने देखा कि बच्चों ने ऐसा किया। अरे घड़ी देखनी तो आती है, घड़ी देखनी भी सिखाऊं मैं? बताओ, घड़ी देखनी भी नहीं आती क्या? इतनी तो आती होगी गोल्डफिश जनरेशन को। तो 12 और 6, और सबने कह दिया कि भाई 180 डिग्री है, और हो गए खुश। मगर एक बात भूल गए बेटा। एक बात मुझे बताओ, जब 12:30 होगी तो छोटी सुई 12 पे ही थोड़ी रहती है। छोटी सुई 12 पे ही थोड़ी रहती है। वो तो 1 और 12 के बीच में रहती है ना, यहाँ पर बिल्कुल बीच में 1 और 12 के बीच में रहती है ना। तो एंगल पूरा, ये एंगल होता है 180 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। मगर ये हमने बोला था कि ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब इनके बीच में है, तो ये 15 डिग्री है। तो इसका मतलब 180 माइनस 15, 180 माइनस 15 डिग्री। तो वो हो जाएगा हमारा कितना? वो हो जाएगा हमारा कितना? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 180 माइनस 15 हो जाएगा 165 डिग्री। तो मैं जो है, अजय ने सबसे पहले आंसर दिया था, वेरी गुड अजय। फिर अदिति ने भी सही दिया था, कोमल, पायल, प्रियांशु सबने सही देना चालू कर दिया। खुशी यादव ने भी 150। जो बच्चे, अनुभव 175 नहीं बेटा 165 हो जाएगा। जो बच्चे पहले 180 दे रहे थे, सिमरन जैसे था, दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, विजुअलाइज करिए। मैंने क्या कहा था पहले दिन ओरिएंटेशन क्लास के अंदर कि विजुअलाइजेशन जो होना चाहिए वो तगड़ा होना चाहिए फिजिक्स के लिए। आप हर चीज को ऐसे फेस वैल्यू पे मत लो, फेस वैल्यू पे मत लो, फेस वैल्यू पे मत लो। दिमाग को चलाने की कोशिश करो। जिस आदमी ने भी दोबारा बताते हैं। एंजल देख लीजिए, एंजल कह रही है दोबारा बताना। मैंने कहा 12:30, तो 12:30 में छोटी सुई कहां रहेगी? तो छोटी सुई कहां रहेगी? 12 और 1 के बीच में रहेगी कि 12 बजे पे रहेगी? 12 और 1 के बीच में रहेगी। निप सर वो तो सोचा ही नहीं, एंड 180 = 2 पाई गलती से बोल दिया। ओके, तो छोटी सुई कहां रहेगी? 12 पे नहीं रहेगी, 12 और 1 के बीच में रहेगी। और जो मिनट हैंड है वो कहां रहेगा? वो 6 पे रहेगा। तो बेसिकली अगर ये 12 पे होता और 6 पे होता तो आंसर आता कितना? 180 डिग्री। मगर ये 12 और 1 के बीच में रहेगी, तो ये इसका आंसर कितना आएगा? ये 12 से 1 के बीच में अभी बताया था कि 30 डिग्री होते हैं, 30 डिग्री होते हैं। इसी वजह तो ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। 1 पे होता है 30, फिर ये 1 से 2 के बीच में 30, फिर 2 से 3 के बीच में 30। तो इसका मतलब है कि अगर वो आधे पे शो कर रही है, आधे पे, क्योंकि 12:30 जब 1 बजेगी तो ये सुई तो 1 पे आ जाएगी ना, पूरा घूम कर ऐसे ऐसा हो जाएगा ना। तो आप मुझे बताओ कि बीच में है तो मतलब बेसिकली यहां से 15 डिग्री, 30 का आधा 15 डिग्री इधर है, यानी कि 180 पूरा और ये 15 डिग्री माइनस, तो ये एंगल हो जाएगा कितना? 165 डिग्री, 165 डिग्री। ठीक है, खुशी याद करिए। आस्क वन मोर क्वेश्चन। 165 मेरा भी मेरे भाई ने दिया है, वो भी आपकी क्लास देख रहा है, वो 8th में है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, जैसे महक ने एक खुद ही आंसर क्वेश्चन ले दिया है कि भाई 1:30 बजे कितना होगा? 1:30 बजे, 1:30 बजे बताओ भाई, 1:30 बजे बताओ कितना होगा? एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। 1:30 बजे 1:30 हो रहे हैं, 1:30 हो रहे हैं, 1:30 हो रहे हैं। इमेजिन करो घड़ी, फिर से इमेजिन करो घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 12:03 जरूरत ही नहीं है, बस यहीं तक चाहिए। 1:30 बज रही है, 1:30 बज रही है। इसका मतलब मेरी जो छोटी सुई होगी वो होगी इधर बीच में, ठीक है, और बड़ी सुई जो होगी वो इधर होगी, बड़ी सुई जो होगी वो इधर होगी। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक 15 + 30 तो ये तो 45 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे भी देख सकता हूं मैं, ये तो 90 डिग्री है सही। यहाँ 1 और 2 के बीच में, क्योंकि इनके बीच में 30 होते हैं ना, 30 होते हैं, 30, तो यहाँ पर इनके बीच में तो ये 15 + 30 45, और ये 90, तो 90 + 45 135 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को देने से मेरा जो तात्पर्य था वो ये था कि आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा दिमाग चलाओगे, जितना आप ज्यादा दिमाग को ट्रेन करोगे उतना ज्यादा अच्छा। दिमाग चलाने से याद आया, पजल सॉल्व करोगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं और मुझे चाहिए आपका प्यार और इंटरेक्शन, ताकि आप मेरे पढ़ाने का तरीका समझो, ताकि हम जो है बाद में जाकर बहुत ज्यादा मेहनत कर सकें। वो मेहनत तब होगी जब हमारे बीच में तालमेल और कोऑर्डिनेशन जमेगा। तो मैं चाहता हूं एक पजल, 1 2 पजल देता हूं आपको, ताकि स्टार्टिंग की क्लासेस वी हैव टाइम आल्सो, 2 घंटे की क्लासेस अपन ने रखवाई है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। अभी अपने पास जो है काफी समय की जो है पाबंदी इतनी ज्यादा है नहीं, ठीक है। ट्यूनिंग अच्छी करने के लिए 2 सवाल लेता हूं एक एक करके। पहले आसान सवाल। एक नदी बह रही है दूध की, क्या बात करते हो सर आप? अरे बह रही मान लो ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लोगे, प्रोजेक्टाइल में एयर रेजिस्टेंस 0 मान लोगे, पुली का मास 0 मान लोगे, मासलेस पुली, तो ये भी दे रहा हूं, तो ये भी करके देख लो। गॉस कह रहा है 1/10 पे कितना होगा? 1/10 पे बेटा थोड़ी दिक्कत आ जाएगी तेरे को, पर मैं तेरे को बता दूंगा 1/10 पे कितना होगा। पहले तो जो मैं कह रहा हूं सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर। पहला सवाल है कि नदी बह रही है दूध की। अब तेरे पास 2 कंटेनर है, बढ़िया से 2 कंटेनर है, 5 लीटर का और 3 लीटर का, 5 लीटर का और 3 लीटर का, और मुझे चाहिए एग्जैक्टली 4 लीटर मिल्क, 4 लीटर मिल्क चाहिए ना। मुझे 5 लीटर चाहिए ना मुझे 3 लीटर चाहिए, बट मेरे पास और कुछ है नहीं नापने के लिए। मैं इस 5 लीटर में या तो 5 नाप सकता हूं, 3 लीटर में 3। 5 लीटर का ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आधा भर के 2.5 लीटर निकाल लूंगा, उसका आधा भर के 1.5 लीटर निकाल लूंगा, दोनों को एक में डाल दूंगा, मेरे को 4 लीटर मिल जाएगा। मेरे पास और कोई दूसरा कंटेनर है ही नहीं, मुझे इन दोनों में से ही एक कंटेनर में 4 लीटर मिल्क चाहिए। जोड़कर भी हो जाए तो वो भी बढ़िया, कि जोड़कर इसमें कुछ हो इसमें कुछ हो, दोनों मिलकर 4 लीटर मुझे दूध दे सके। क्या आप दे सकते हो? क्या करोगे मुझे जल्दी से बताओ लिखकर। कैसे इसको सोचेंगे कि मेरे पास मेजरिंग जो है डिवाइस वो है, एक तो 5 लीटर का और एक है 3 लीटर का, मगर मुझे दूध जो चाहिए वो चाहिए 4 लीटर। अब मैं कैसे निकालूं? इसको सॉल्व करेंगे, 2 मिनट दूंगा, मैं पानी पी लेता हूं और मैं अपनी चाय के बारे में पूछ के आता हूं कि चाय को इतना टाइम क्यों लग गया। ये सर पजल रिवर क्रॉसिंग गेम पे खेला था 5 साल पहले, अभी सॉल्यूशन याद नहीं आ रहा। रिवर क्रॉसिंग गेम ये क्या होता है बे?
ये श्रुति दोनों को हाफ फिल नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता इसका हाफ क्या है, मुझे नहीं पता, मेजर नहीं कर पाऊंगा मैं हाफ को, ये अलाउड नहीं है। मैं कह रही पहले 5 को फिल करो, उससे 3 लीटर में डाल दो, 2 बच जाएगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ जवाब आ रहे हैं मेरे पास, कुछ जवाब आ रहे हैं। श्रेया, सिमरन, श्वेता, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। चलो अगर सोच लिया तो ठीक है, नहीं सोच पाए हो तो भी लिख कर बताओ, लिख के बता दो मुझे कि नहीं आ रहा है, जल्दी लिख के बता दो कि क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। साहब आपने क्या कहा, मुझे बफर हो गया था। श्रुति, मैंने कहा कि हमारे पास नदी बह रही है और 4 लीटर मिल्क हमें मेजर करना है, हमारे पास मेजरिंग डिवाइसेज जो है 5 लीटर है और 3 लीटर है, समझ नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे, कुछ याद हो नहीं आ रहा। बिल्कुल जब भी कोई चीज नहीं आए ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो कि नहीं आया, और तमीज से पूछ लिया करो, तमीज से पूछना है पर, है ना, ऐसे नहीं आया समझा रहे पर प्लीज, तो बढ़िया मामला। चलो देखो, अब देखो मैं यही जो एप्टीट्यूड है तुम्हारा वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या है कि हमने 5 लीटर से दूध भर लिया इसके अंदर, 5 लीटर, आधा पकड़ नहीं सकते तो 5 लीटर दूध इसमें भर लिया फर्स्ट स्टेप के अंदर। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर, वेरी गुड, प्लीज टेल मी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 5 लीटर को भर लेंगे दूध से और इसको उल्टा देंगे इसके अंदर 3 लीटर वाले के अंदर, 3 लीटर वाले के अंदर। तो आप मुझे बताओ कि 5 लीटर के अंदर जब आप दूध इसमें उल्टा दोगे तो 3 लीटर वाला तो फुल भर जाएगा, और ये वाले में कितना रह जाएगा, इसमें 3 लीटर चला जाएगा और इसके अंदर रह जाएगा कितना, 2 लीटर। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, जल्दी से बता दो। तो आपने क्या किया, 5 लीटर वाले को नदी में से भरा पूरा फुल अप टू द ब्रिम और फिर उसको उल्टा दिया 3 लीटर वाले में, तो 3 लीटर वाला तो पूरा भर जाएगा और इसके अंदर कितना बच जाएगा, 2 लीटर बच जाएगा, इसके अंदर 2 लीटर बच जाएगा। अब मैंने क्या किया, 3 लीटर वाले को फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए वाला दूध, 3 लीटर वाले को फेंक दिया, तो ये वापस से कैसा हो गया, वापस से कैसा हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया। अभी जो 2 लीटर इसके अंदर बचा था वो भी इसमें मैंने डाल दिया, वो भी इसमें मैंने डाल दिया, वो भी डाल दिया। तो अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनी कि ये तो पूरा खाली है, ये तो पूरा खाली है और इसके अंदर 3 लीटर, ये 5 लीटर वाला तो खाली है, ये थोड़ा छोटा है, 3 लीटर वाले के अंदर कितना है, 3 लीटर वाले के अंदर कितना दूध बचा हुआ है, 2 लीटर बचा हुआ है। कोई दिक्कत है, नो दिक्कत सर, ठीक है, इसमें 2 लीटर बचा हुआ है। पहले वापस से स्टार्ट करो, 5 लीटर को इसमें उंडेला तो इसमें 2 लीटर बच गया और इसमें 3 लीटर था, 3 लीटर को फेंक दिया अपन ने, तो और फिर वापस से क्या, जो 2 लीटर था इसमें भर दिया, जो 2 लीटर था इसमें भर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 लीटर जो था इसमें डालो 2 लीटर। अब देखो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इस 5 लीटर को फिर से भर लूंगा मैं पूरा, इस 5 लीटर को फिर से भर लूंगा पूरा। जब ये 5 लीटर का भर जाएगा, 5 लीटर का भर जाएगा ये पूरा का पूरा, तो मैं सोचूंगा कि ये जो 3 लीटर वाला है, 3 लीटर वाले में इसमें 2 लीटर तो है ही सही, खाली कितनी जगह बची हुई है, खाली जगह कितनी बची हुई है, 1 लीटर की बची हुई है। तो मैं अब 5 लीटर से इस 1 लीटर में भर दूंगा, तो ये 5 लीटर से जब 1 लीटर इसमें भर जाएगा तो इसमें हमारे पास 4 लीटर बच जाएगा, समझे क्या, समझे क्या, इसके अंदर 4 लीटर बच जाएगा। इसके अंदर 1 लीटर खाली जगह थी क्योंकि 2 लीटर डाला था, तो 1 लीटर और आ सकता था, 5 लीटर को वापस से इसमें डाल दोगे तो इसमें 4 लीटर बच जाएगा। करण ने बहुत लंबा दे दिया है, आ गया समझ, थैंक यू, ओके। 5 लीटर को 3 लीटर में डाल दोगे 2 लीटर मिल जाएगा, 3 लीटर को कहीं खाली करके, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सब क्लियर, ठीक है, गजब, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही आंसर नहीं है, कम से कम मेरे पास 4-5 आंसर है इसके। मैं चाहता हूं एक आंसर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सोचना है, बाकी के 4-5 आंसर तुम अलग-अलग बच्चे अलग-अलग आंसर निकाल के सोचो, इसके बारे में अकेले बैठ के सोचना, वही होती है वर्जिश एक्सरसाइज ऑफ दिमाग, किस तरीके से यूज करेंगे। एक पजल और पजल नंबर 2, टू इंक्रीज द एप्टीट्यूड। सर क्वेश्चन फास्ट कैसे करें, सोचना कैसे सीखें, भाई सोचना तो सीखना पड़ेगा, जब दिमाग पे जोर लगेगा तभी तो सोचना सीखोगे। ऐसे कोई किताब पढ़ के सोचना नहीं आएगा, ऐसे कोई सवाल सॉल्व करते करते एकदम से दिमाग स्ट्रांग नहीं बन जाएगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, तो अपने आप धीरे धीरे समझता जाएगा, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो एक दिन जो है अच्छा स्मार्ट दिमाग बन के निकलेगा। अच्छा नेक्स्ट पजल है, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक रस्सी है, मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, मेरे पास एक रस्सी है। अब ये जो रस्सी है, ये रस्सी क्या, वो जब मैं एक तरफ से जला देता हूं, आग लगा देता हूं, इसमें क्या लगा देता हूं, आग, तो ये रस्सी जो है पूरी रस्सी 1 घंटे में जल जाती। 4-5 आंसर तुम अलग-अलग बच्चे अलग-अलग आंसर निकाल के सोचो, इसके बारे में अकेले बैठ के सोचना, वही होती है। आ सकता था 5 लीटर को वापस से इसमें डाल दोगे तो इसमें 4 लीटर बच जाएगा। करण ने बहुत लंबा दे दिया है, आ गया समझ, थैंक यू, ओके। 5 लीटर को 3 लीटर में डाल दोगे 2 लीटर मिल जाएगा, 3 लीटर को कहीं खाली करके, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये सब क्लियर, ठीक है, गजब, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही आंसर नहीं है, कम से कम मेरे पास 4-5 आंसर है इसके। मैं चाहता हूं एक आंसर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सोचना है, बाकी के 4-5 आंसर तुम अलग-अलग बच्चे अलग-अलग आंसर निकाल के सोचो, इसके बारे में अकेले बैठ के सोचना, वही होती है वर्जिश एक्सरसाइज ऑफ दिमाग, किस तरीके से यूज करेंगे। एक पजल और पजल नंबर 2, टू इंक्रीज द एप्टीट्यूड। सर क्वेश्चन फास्ट कैसे करें, सोचना कैसे सीखें, भाई सोचना तो सीखना पड़ेगा, जब दिमाग पे जोर लगेगा तभी तो सोचना सीखोगे। ऐसे कोई किताब पढ़ के सोचना नहीं आएगा, ऐसे कोई सवाल सॉल्व करते करते एकदम से दिमाग स्ट्रांग नहीं बन जाएगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, तो अपने आप धीरे धीरे ट्रिक समझता जाएगा, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो एक दिन जो है अच्छा स्मार्ट दिमाग बन के निकलेगा। अच्छा नेक्स्ट पजल है, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक रस्सी है, मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, मेरे पास एक रस्सी है। अब ये जो रस्सी है, ये रस्सी क्या, वो जब मैं एक तरफ से जला देता हूं, आग लगा देता हूं, इसमें क्या लगा देता हूं, आग, तो ये रस्सी जो है पूरी रस्सी 1 घंटे में जल जाती है। ये रस्सी जलती है, कितनी देर लेती है, 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में जल जाती है। आर्यन कह रहा है इतना दिमाग कहां से लाऊं, कहीं से मतलब, तेरे पास है, बिलीव मी तेरे पास है, बट तूने क्या है उस पर काम नहीं किया, तो जब किसी चीज का को काम नहीं लिया जाता तो उसमें जंग पड़ जाता है, तो वही हो रहा है। अभी क्या हम उसकी ऑयलिंग कर देंगे, बढ़िया से काम हो जाएगा तेरा। इट साउंड्स डिफरेंट बट हाँ ठीक है। तो ये जो रस्सी है, ये मेरे दोस्त जो रस्सी है, ये रस्सी के साथ क्या दिक्कत है, इसको एक एंड से जला दो तो ये पूरी जलते 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 1 घंटा लेती है। कितना लेती है, 1 घंटा। बेसिक मैथ्स कर रहे हो, मैं रेट्स पढ़ा रहा हूं, मैं रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूं, इसी के थ्रू, पजल्स के थ्रू, तो 1 घंटे के अंदर ही पूरी जलती है। अब बात है ट्विस्ट की, कि भाई ट्विस्ट इसके अंदर, इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है कि ये जो जलती है ये इनकंसिस्टेंट रेट से जलती है। बर्न विद इनकंसिस्टेंट रेट, इनकंसिस्टेंट रेट। सर ये क्या भला है इनकंसिस्टेंट रेट, इसका हिंदी में मतलब है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आधा घंटा की रस्सी जलाओ
तो तुम ये नहीं कह सकते कि इसको आधी कर लो सर और आधी जो है आधे घंटे में जल जाएगी, क्योंकि हो सकता है इनकंसिस्टेंट रेट से जलने का मतलब है कि हो सकता है कि भाई ये बहुत तेजी से जले यहां पर, फिर ये बहुत स्लो जले, स्लो जले, स्लो जले, फिर तेजी से जले, फिर स्लो जले, स्लो जले, स्लो जले, तेजी से जले, स्लो जले। आप ये नहीं कर सकते कि इसको आधा कर लिया और बोला कि 30 मिनट्स में जो है आधी जल जाएगी। हो सकता है कि ये आधे घंटे में सिर्फ इतनी ही जले और बाकी के आधे घंटे में इतनी जले। हो सकता है कि ये स्टार्टिंग के 2 मिनट में यहां तक जल जाए, 2 मिनट में यहां तक जल जाए और इतनी जलने में 58 मिनट्स लगाए, पर ये जरूर तय है कि पूरी जलने में 1 घंटा ही लगाएगी। इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट रेट, मतलब कि जो इसकी रेट है वो फिक्स नहीं है, ये कभी तेज जलती है, कभी स्लो जलती है, कभी तेज जलती है, कभी स्लो जलती है। मगर हाँ, एक बात जरूर तय है कि पूरी रस्सी जलने में 1 ही घंटा लगेगा, पूरी रस्सी जलने में 1 ही घंटा लगेगा। अब क्वेश्चन है, ये तो है इसका मेकअप, इस पजल का मेकअप। क्वेश्चन ये है कि मुझे, मेरे पास ना तो कोई घड़ी है, ना तो कोई घड़ी है, ना ही मेरे पास कोई स्मार्ट वॉच है, ना ही मेरे पास कोई स्टॉप वॉच है, पर मुझे इन रस्सियों की मदद से टाइम को मेजर करना है, इन रस्सियों से टाइम मेजर करना है। और टाइम मेजर कितना करना है, मेजर कितना करना है, टाइम मेजर करना है मुझे 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। और उसके लिए मेरे पास एक्चुअली एक नहीं, 2 रस्सी लगेगी 45 मिनट्स मेजर करने के लिए। तो एक्चुअली मेरे पास कितनी रस्सियां हैं, 2 रस्सियां हैं। इन 2 रस्सियों को जलाकर मुझे 45 मिनट्स मेजर करने। बताओ कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। क्या सवाल समझ में आया, क्या सवाल समझ में आया? एक रस्सी 1 घंटे में जलती है, ऐसी जलने वाली 2 रस्सियां मेरे पास। ट्विस्ट ये है कि इनकंसिस्टेंट रेट। ये मत कह देना कि सर 3/4 कर दो रस्सी को, एक रस्सी को 3/4 कर दो, जला दो तो वो 45 मिनट में जल जाएगी। पता नहीं मुझे 3/4 लेंथ के साथ जो है रिलेशन ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो लीनियर, किसकी 3/4 कर दी तो 45 मिनट, 1 घंटे में जल रही है तो 3/4 जो है 45 मिनट में जल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जल्दी से सोचो, सोचो, जोर लगाओ। वही टाइम होता है जब दिमाग ग्रो कर रहा होता है। कोई मेरे पास बच्चा आता है, सर मुझे शोल्डर बनाने हैं, शोल्डर बनाने हैं। मैंने कहा एक ऐसी अप द आर्म एक्सरसाइज होती है, डंबल पकड़ो और फिर उसको जोर लगाओ, ऐसे रोज ऐसे करो तो शोल्डर बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस मसल पर तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट, प्रेशर डाला, रेजिस्टेंस डाला, तो यहाँ पर ये डेवलप होने लगी, क्योंकि इसको जोर आने लगा। बॉडी सोचने लगी कि यार ये तो अब ये वाला काम करवाता है मुझसे और इसके लिए मेरे को ये मसल जो है स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो वो अपने रिसोर्सेज इस मसल की तरफ भेजने लगेगी। प्रोटीन जो खाओगे हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को तुमने संकेत दिया कि इस मसल की जरूरत पड़ रही है आजकल, तो वो डेवलप हो जाएगी। डंबल उठाओगे तो जिम के अंदर यहाँ पर उसको मिलेगा कि ये बहुत स्क्वीज होती है, दिन भर ये काम करता है इसके साथ, तो इसको क्या है, जरूरत है, पालन पोषण की जरूरत है, संकेत जाएगा दिमाग में, तो वो रिसोर्सेज इधर लगा देगा और ये जो है मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसी तरीके से दिमाग इज ऑल्सो अ मसल। तो जब तुम उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, जोर डालोगे, एंड दिस थिंग इज जिम ऑफ दिमाग। जिम ही तो है दिमाग का। जितना यहाँ पर काम करोगे उतना दिमाग स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जो माइंड है दैट इज ऑल्सो, जो दिमाग है दैट इज ऑल्सो अ मसल। हाँ बिल्कुल, एक रस्सी को जलने में 1 घंटा लगता है और हमें मेजर करना है 45 मिनट। तभी तो बढ़िया पजल है ये। 45 मिनट भी आप कर पाओगे 2 रस्सियों से। सर आपने तो बोला था 1 घंटा लगता है रस्सी बन लगी। हाँ बिल्कुल 1 घंटा लगता है। सोचो, बहुत जल्दी गिव अप मत करा करो अनुजा। नहीं आ रहा वो तो ऑब्वियसली आएगा नहीं, पजल होते ही ऐसे हैं, बट कीप ऑन फाइटिंग। जल्दी से वो मत किया करो। एक्चुअली होता क्या है कि वो उसी समय में ग्रोथ होती है। मैं पुशअप मारता हूँ 10 में आसानी से मार लेता हूँ, 10 में आसानी से मार लेता हूँ रोज। कभी भी मुझे खड़ा कर दो 10 में मार लूंगा। मगर जो 10 से लेकर 15 तक मैं मारता हूँ, लास्ट वाली 5, उसी में रियल ग्रोथ होती है। उसी में रियल 10 रोजाना मार लूंगा तो मेरी बॉडी आधी है 10 की, 10 में उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जो लास्ट की होती है, लास्ट की पुशअप होती है, उसी में बॉडी जो है वो रियल प्रेशर, रियल इंटेंसिटी फील करती है। तो जस्ट जैसे ही तुम्हारे मन में आए ना कि नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, आप बता दो, गिव अप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो थोड़ा सा उसे और एक्सटेंड करो, थोड़ा सा नहीं, रुक जाओ, ऐसा करके कर लेंगे, अभी आ जाएगा। और रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम और दो सर, इसको ऐसा कैसे कर लेते हैं, मैं खुद करूंगा। डू इट योरसेल्फ एटीट्यूड अपनाओ। हो सकता है तुम कर लो, और अगर तुम कर भी लोगे ना कई टाइम, तो जो कॉन्फिडेंस और सुख और आनंद की प्राप्ति होगी उसकी बात ही अलग है। दोनों रोप को साथ में बंद करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों रोप को साथ में बंद कर दो, ये भी 1 घंटा लगी, ये भी 1 घंटा लगी, 45 मिनट का क्या हुआ। रस्सी को फोल्ड करने कुछ बच्चे लिख रहे हैं, तो रस्सी को 15 मिनट बाद जलाना शुरू करो। तो 15 मिनट कैसे पता चला तुम्हें? तुम्हारे पास, मैंने कहा ना, कोई क्लॉक नहीं है, कोई स्टॉप वॉच नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो करण बोल रहा है एक रस्सी को 15 मिनट बाद जलाना शुरू करो तो 45 मिनट मेजर हो जाएगा। भाई 15 मिनट कैसे करोगे तुम मेजर? है ही नहीं तुम्हारे पास कुछ भी। तो दोनों, एक कोमल का है, उसको मैं बता देता हूँ, रस्सी को फोल्ड नहीं कर सकते, रस्सी की ऐड कर दें, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते। तो अगर हम रस्सी को फोल्ड करके बंद करें तो 30 मिनट में जल जाएगी क्या? नहीं, रस्सी को फोल्ड नहीं कर सकते, वही वापस से दिक्कत आ जाएगी इनकंसिस्टेंट रेट के। बीच में से फोल्ड कर दोगे, हो सकता है 2 मिनट में जल जाए आधी से रस्सी, बाकी रस्सी को 58 मिनट लगे, तो वो रोप फोल्ड होकर नहीं हो पाएगा। सर रोप को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे प्लस ऐसे साइन, और 45 मिनट्स पे रोप जलाना बंद हो जाए। ऐसे पता नहीं क्या लिखा है सर, दोनों को मिला के जला सकते तो टाइम लगे, काम लगेगा। नहीं ऐसा नहीं है, दोनों को 1-1 घंटे लगने वाला है। सर पहले रस्सी जलाएंगे और उसे नोटिस करेंगे कि 45 मिनट में कितनी जल रही है, उतनी ही दूसरी जला दो तो पता चल जाएगा, उतनी ही दूसरी जला दो तो पता चल जाएगा। तो 1-1 घंटे में जलेगी ना वो। तो अनुभव ने पहली बार एक बात बढ़िया बात करी है, अनुभव की बात को मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो है इस क्वेश्चन के और आंसर के नजदीक पहुंचने वाली बात है। तो हिंट ले लो, अब हिंट इसके अंदर, हिंट ले लो। हिंट ये है कि देखो, लगेगा इसको 1 घंटा लगेगा, अगर इसको एक साइड से जला दिया जाए तो इसको लगेगा 1 घंटा। मगर मैं हिंट दे रहा हूं आपको कि कैसे सॉल्व करना है सवाल को। आप 30 मिनट भी कैलकुलेट कर सकते हो सकता है कि मतलब इसको 1 घंटा लगेगा, आपको पता है ये बात तो तय है कि इसको 1 घंटा लगेगा एक तरफ से लगेगी। तो अगर इसको दोनों तरफ से जला दिया जाए तो आधे घंटे में जितनी पहुंचेगी यहाँ तक 30 मिनट्स के अंदर, उतनी भी ये आधे घंटे में पहुंच जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम दोनों साइड से जलाएंगे तो इसकी रेट ऑफ बर्निंग ट्वाइस हो जाएगी, तो इसको आधा समय लगना चाहिए, भले कोई सी इनकंसिस्टेंट रेट उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों साइड से जलाओगे तो 30 मिनट्स जो है वो आप मेजर कर पाओगे, 30 मिनट्स मेजर कर पाओगे। इसका मतलब 30 मिनट्स तक तो आप पहुंच गए, मगर अब 45 मिनट्स मेजर करना है। जिसने भी अनुभव का आंसर दिया था, अनुभव एक स्टेप और, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। 30 मिनट्स तक तुम पहुंचे, दोनों तरफ से आग लगा दो तो 30 मिनट्स तो हो जाएंगे। अभी भी एक स्टेप और है जिससे 45 मिनट्स मिलने चाहिए। आर्यन कह रहा है मैं भी तो कब से यही बोल रहा हूं, पता नहीं आर्यन, दोनों साइड से ला के रस्सी को। सबसे पहले अनुभव ने बोला था, उसकी बात की तुम भी यही बोल रहे हो, तुम भी यही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल देखो, अब तुम में से ही एक नॉर्मल बच्चा है, अनुभव नॉर्मली है ना, दाल रोटी खाता है,
उसने आंसर दे दिया है, तो तुम्हारे दिमाग में भी ये आ सकता था, बस तुम्हें थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है। क्या करें क्या करें क्या करें? आर्यन अगली अगली चीज दे दे यार, बिल्कुल यही बोल रहा तू, सॉरी मैंने तेरा नाम नहीं लिया, जल्दी से बता दे। मैं भी तो कब से यही बोलूं, गुस्सा नाराज हो गया आर्यन, इतना बढ़िया नाम है यार तेरा आर्यन, शाहरुख खान के बेटे का नाम है आर्यन। नाराज मत हो बेटा, आगे का स्टेप बता मुझे। फोल्ड नहीं करना अलाउड है, इनकंसिस्टेंट रेट की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, सेजल फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोनों रस्सी में एक को 180 डिग्री और एक को 90 डिग्री रखे जलाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रियांशु सर एक साइड से जला दीजिए सर, जो बाकी बची हुई है उसमें भी दोनों साइड से, क्या कह रही है बच्ची सर, एक रस्सी को एक तरफ से कला देंगे नहीं जला देंगे। शब्बीर कह रहा है सर बीच में भी जलाए तो हम ही कर सकती है, हम ही कर सकती है। चलो बहुत हो गया टाइम इसके ऊपर, जल्दी से आंसर देख लो, आंसर देख लो। अब तुम थोड़ा थोड़ा पास पहुंचने लग रहे थे, तो देखो आंसर देखो। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पकड़ पाया वो देखिए मेरे साथ, दो रस्सियां मेरे पास, दो रस्सियां मुझे मेजर करने 45 मिनट्स, मुझे मेजर करने 45 मिनट्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक रस्सी में आग लगाई इधर से और इधर से दोनों साइड से, टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 बोले तो जब से मैं स्टार्ट मतलब 45 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं मेजर करना, और एक में इधर से लगाई, एक में इधर से लगाई, ठीक है। साथ में इसमें दोनों साइड से लगाओ और इसमें एक साइड से लगाओ, इसमें दोनों साइड से लगाओ और इसमें एक साइड से लगाओ। अब जब इसको दोनों साइड से लगाओगे तो ये कितनी देर में हो जाएगी खत्म? 30 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये जो है बेचारी 30 मिनट के अंदर खत्म हो गई, और जो दूसरी रोप है ये वाली जो है 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। जो दूसरी वाली थी उसकी आधी रस्सी बची होगी, उसकी आधी रस्सी बची होगी, आधी रस्सी बची होगी। ये तो जल के दोनों यहां आ चुकी होंगी 30 मिनट के अंदर, और ये 30 मिनट की और बची होगी, ये 30 मिनट की और बची होगी। इन दोनों साइड से जब अपन आग लगाएंगे तो ये 30 मिनट लेगी, उतनी देर में ये आग जलते जलते यहां कहीं पहुंच जाएगी, यहां कहीं पहुंच जाएगी। तो ये 30 मिनट की जल चुकी होगी दूसरी वाली रस्सी। हमें पता चल जाएगा इससे कि जैसे ये खत्म हुई रस्सी, हमें पता चल गया कि 30 मिनट हो चुके हैं अब, क्योंकि ये रस्सी पूरी खत्म हो चुकी है। तो 30 मिनट तो अपन ने पकड़ लिए। अब यहां पर भी क्योंकि इसको स्टार्टिंग से हमने जला रखा था, तो ये 30 मिनट की जल चुकी होगी और बची भी होगी 30 मिनट की। और जैसे ही ये रस्सी खत्म होगी ऊपर वाली, वैसे मैं इसके दूसरे एंड पे भी आग लगा दूंगा, मैं इसके दूसरे एंड पे भी आग लगा दूंगा। अब जैसे ही दूसरे एंड पे आग लग जाएगी 30 मिनट 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से रेट डबल कर दिया। तो जो 30 मिनट की रस्सी बचेगी वो 15 मिनट में हो जाएगी, तो 30 प्लस 15 मिनट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 45 मिनट में मेजर कर पाऊंगा बिना किसी घड़ी के। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चों को आ गया है, कुछ बच्चों को आ गया है। अदिति फिर वही वाली बात है, अदिति वही वाली बात है, आप कह रही हो कि एक रोप को 6 में बांट दो, 6 में बांट दो। अब मुझे नहीं पता कौन का कितना टाइम है, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है कि वो एक पार्ट में ही जो है 30 मिनट ले, अगले पार्ट में वो 1 मिनट ले, अगले पार्ट में वो 7 मिनट ले, अगले पार्ट में 8 मिनट ले। वो जो है टोटल तो है 1 आवर होगा, मगर कौन सा पार्ट किसका है वो समझ नहीं आएगा अपन को, वो समझ नहीं आएगा। पार्ट्स करके नहीं कर सकते इसको सॉल्व, हम पार्ट्स करके नहीं कर सकते, हम रेट पे खेल सकते हैं। तो हमने एक काम किया कि दोनों तरफ से आग लगाई, तो दोनों तरफ से आग लगाई तो रेट डबल होगी, तो ये पक्का है कि 1 घंटा का 30 मिनट हो जाएगा। मगर काट के फोल्ड करके ये सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो ट्विस्ट था इनकंसिस्टेंट रेट, ये आपको इसके बारे में सिखाता है कि रेट जो है इनकंसिस्टेंट, कभी तेज जलेगी कभी स्लो जलेगी, कभी डेंसिटी ज्यादा हो सकता है कभी डेंसिटी बहुत कम है, राइट। कोकोनट रोप कह लो सर, ओके क्लियर। मैंने पहले आंसर दिया था, अंशु लड़ो मत, पहला कमेंट मेरा है, पहला आंसर मेरा है, पहला कमेंट पहला आंसर जिसका भी हो थोड़ी तसल्ली रखा करो। चैट बनो, चैट होता है ना गीगा चैट, हाँ फर्क ही नहीं पड़ता पहला दूसरा तीसरा, आंसर सही आना चाहिए बस। नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दो मैंने आपको पजल्स कराए जिससे थोड़ा दिमाग आपका खुला, दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा हमने दिमाग चलाने की कोशिश करी। कैसे डेवलप होती है स्किल धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाएंगे, मैं टाइम टाइम पे आपको सवाल देता जाऊंगा, तो तुम्हारे दिमाग में नए फंडे नए जो है चीजें जाती रहेंगी। तो उसी तरीके से रोजाना थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी रोजाना जब नई चीजें जाएंगी तो फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको खुद में अपने जहन में अपने दिमाग में चेंजेस महसूस होने लगेंगे। इसे लेंथ की जगह टाइम से मेजर करना होगा। एनीवेज देखो यहाँ पे, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो इधर, जल्दी से देखो इधर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मिही का फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा? सर थोड़ा और टाइम होता तो सॉल्व कर देते हैं, अनुभव कह रहा है। ओके मिही का कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा तेरे को, जल्दी से बता दे। सर आपके पजल से मेरा डोपामिन रिलीज हुआ, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। पजल से डोपामिन रिलीज हुआ तो और पजल करो, पजल करते करते दिमाग में अच्छा हो जाएगा। डन। जब मिहिका से मैं पूछना चाहता हूं फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसको दोबारा से जब क्लास खत्म हो जाए, मिल्क वाला जब दोबारा से क्लास खत्म हो जाए तो उसको पीछे करके देखना। अरे दूसरे बच्चों उसको समझाओ यार थोड़ा सा कि भाई देखो क्या दूध है, 5 लीटर का कंटेनर है और 3 लीटर का कंटेनर है, मुझे 4 लीटर मिल्क चाहिए। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि सवाल पढ़ते हैं, विजुअलाइजेशन कहां गया, विजुअलाइज करो ना, विजुअलाइज करो। मिल्क वाला सर बता दो, विजुअलाइज करो कि नदी बह रही है दूध की, तुम चले जाओ नदी के पास, खड़े हो तुम यहाँ पर, यहाँ खड़े हो, कितना अच्छा लग रहा हो तुम्हें, पहली बार तुमने दूध की नदी देखी होगी, ठीक है, दूध की नदी देखी होगी। अब देखो दूध की नदी है, तुम्हारे पास दो कंटेनर हैं, 2 लोटे हैं, लोटा 5 लीटर का एक और 3 लीटर का एक, ठीक है। तुम्हें 4 लीटर का जो है 4 लीटर चाहिए, एग्जैक्टली 4 लीटर चाहिए, और कोई मेजरिंग डिवाइस तुम्हारे पास नहीं है और कोई मेजर करने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। तो 4 लीटर मिल्क कैसे मिलेगा? तो मैंने क्या कहा, पहले मिल्क को 5 लीटर में भर दो, भर दिया, देखो भरते हुए देखो 5 लीटर भर दिया, 5 लीटर का पूरा जो कंटेनर भर दिया। अब इस 5 लीटर को 3 लीटर में उंडेल दो, जब इसमें उंडेलोगे तो ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, उसको फेंक दो, वो मेरे काम का नहीं है, दूध उसको फेंक दो। तो 3 लीटर जब इसमें भरोगे तो इसमें कितना बचेगा, 2 लीटर बचेगा, और इसमें जो 3 लीटर दूध था वो हमने फेंक दिया, ठीक है। अभी 2 लीटर था इसके अंदर, उसको इसमें ट्रांसफर कर दो। अभी 2 लीटर जब इसके अंदर आ गया है तो इसमें जगह कितनी खाली है, 1 लीटर की, और ये तो पूरा खाली है। फिर से इसको पूरा भरो 5 लीटर का, अभी तक जगह कितनी खाली थी, 1 लीटर की। तो जब 5 लीटर अब इसमें उंडेलोगे तो इसमें और कितना आ सकेगा, 1 लीटर और आ सकेगा, 1 लीटर और आ सकेगा, तो इसमें बचेगा फिर कितना, फाइनली 4 लीटर। दे दिया मैंने 4 लीटर बिना किसी मेजरिंग डिवाइस के। आई होप आपको आ गया हो। एंजल कहना चाह रहा है सर जब रोप जल ही इनकंसिस्टेंट रेट से जल रही है तो रोप के कैसे मान सकते हैं कि वो 30 मिनट्स में हाफ जल जाएगी? बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछा तूने एंजल। देख मैंने ये नहीं बोला हाफ जल जाएगी, मैंने ये नहीं बोला हाफ जल जाएगी। जब तुम हो सकता है कि वो, मैंने कहा कि इनकंसिस्टेंट रेट है, तो हो सकता है कि यहाँ पर इतना इधर वाला पार्ट जो वो 30 मिनट्स का हो और इधर वाला पार्ट 30 मिनट्स का हो, ठीक है। जब दोनों तरफ आग लगा दोगे तो भाई जहां पर जितना भी देर लगेगी, अगर इतना पार्ट 30 मिनट्स ले रहा है तो बचा हुआ पार्ट भी तो 30 मिनट ही लेगा, क्योंकि पूरी तो 1 घंटे में जलना जरूरी है, पूरी तो 1 घंटे में जलना जरूरी है ना। तो अगर
अगर इधर से मान लो यहाँ है, नहीं तो यहाँ है, नहीं तो कहीं भी है, बीच में नहीं है, जरूरी नहीं कि बीच में हो, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 30 मिनट ले रही है तो आगे भी जो पार्ट बचा है वो भी तो 30 मिनट लेगा, 1 घंटा तो करना है। तो अगर इधर से जला दी और इधर से जला दी तो ये जब भी पहुंचेंगे साथ में वहीं पर पहुंचेंगे, इधर भी हो सकता है वो पॉइंट, इधर भी चलते चलते वो जो रेट है, रेट जलने की जब डबल हो गई तो जो टाइम पीरियड है उसके 1 घंटे का वो 30 मिनट हो जाएगा। डजंट मैटर कि वो इनकंसिस्टेंट रेट है, हो जाए जल्दी चल जाए, मेरी बला से जल्दी चल जाए, बट 30 मिनट में तो कुछ जलेगी और उतनी देर में उधर से 30 मिनट चल के आ जाएगी। ये तो बात समझ में आ गई एंजल अंगेल। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो रेशियोज होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहली बात ये रेशियोज हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या होता है, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। एक और पजल अभी पूछते हैं, रुक जाओ। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर जो होगा वो थीटा के सामने वाला एंगल होगा, थीटा के सामने वाला एंगल, थीटा के सामने वाला साइड होगा। परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के साइड वाला, सामने वाला साइड होगा। ये बच्चे बहुत भूल जाते हैं और बहुत गड़बड़ करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। नाउ sin theta, sin theta is what is sin theta? Perpendicular by hypotenuse. Cos theta is what? Base upon hypotenuse. Tan theta is what? Perpendicular by base. मेरे साथ साथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 से पढ़ा रहा हूँ, -5 से पढ़ा रहा हूँ, इनको समझ लो। sin theta perpendicular by hypotenuse, base by hypotenuse, perpendicular by base. These are ratios. These are ratios of the sides. These are ratios of the side. These are ratios of the side. फिर इसके अलावा और कौन से होते हैं कि भाई cosec theta होता है, cosec theta होता है। cosec theta क्या होता है कि 1 by sin theta कर लो सर आप। फिर जो होता है sec theta होता है, sec theta होता है। ये क्या होता है जी, ये क्या होता है जी, अरे बता दो ना यार, sec theta क्या होता है, 1 by cos theta होता है। फिर cot theta क्या होता है, cot theta क्या होता है कि 1 by tan theta होता है। ये बेसिकली इनवर्स होते हैं। उसी के हिसाब से आप इसमें भी ये कर लोगे कि भाई ये h by p होता है, ये h by b होता है, और ये क्या होता है, b by p होता है, ठीक है, ये b by p होता है। तो ये रेशियोज होते हैं और रेशियोज की, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मेरे पास एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा मैंने याद किया है, दृष्टि, वेरी गुड। ये जो ट्रिक है ये 15-20 साल 25 साल पुरानी हो सकता है, 50 साल पुरानी, मैंने भी इसी से याद किया था कि ट्रिक है p by h, b by h और क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत पुरानी ट्रिक है। तो जैसे वही हेलिना की फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, वही वैसी वैसी ट्रिक है। तो वैसी ट्रिक 50 साल 25 साल पुरानी ट्रिक यूज करो, कुछ अपनी बनाओ ना बढ़िया से, कुछ अपनी बना लो बढ़िया से, कुछ क्रिएटिविटी तुम भी लगाओ, पुरानी ट्रिक से यूज करते रहते हो, लगाओगे तो मजा आएगा, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं बहुत सारी आइडेंटिटीज की बात करूंगा, मैं बहुत सारी आइडेंटिटीज की बात करूंगा। तो जनरली लोग छोड़ देते हैं आइडेंटिटी को, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कितने लोग मुझे सही आंसर देंगे, क्योंकि एक ही की दबानी पड़ेगी आपको आंसर देने के लिए, इसलिए मैं पूछ सकता हूं। जल्दी से मुझे बता दो, चैट से लिख के बता दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है। ये आइडेंटिटी तो पता होगी आपको, अरे होनी ही चाहिए। हाँ, या दीदी ने भी एक और वो चीज बताई कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी है, बहुत बढ़िया, एक ही की दबा के। दूसरी टिक, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड, क्या कुछ तो बताया इसने, पापा हैप्पी बच्चे, हैप्पी पापा बच्चे, 1 1 1 सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक्स स्क्वायर थीटा। प्रियांशु सेक्स स्क्वायर थीटा कहते, तो 1 होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। पहले पाइल बेटा पाइल, हरी हरी, अरे महक, पीले बेटा पीले, महक ऐसे नहीं करते बेटा, जल्दी देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। मगर मैं अगर आपसे बोलूं कि ये घुमा फिरा कर एक ऐसी चीज दी हुई है जो आपने 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ी थी, तो कितने लोग मेरे को, कितने लोगों ने 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा था, जल्दी बता दो मुझे। पाइल्स नहीं है, पीले हैं, मुझे समझ में आ गया है। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक, बस करण, बस आर्यन, बस अंजलि, जल्दी से मुझे बताओ कितने लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था। आप बोलोगे सर नहीं पढ़ा, मैं तो 8th क्लास में, बोलूंगा पढ़ा तुमने 8th क्लास में, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, नजरों से देख नहीं पा रहे हो। अगर तुम इस चीज को आइडेंटिटी मान के चलोगे और हमेशा दिमाग में ऐसा करोगे इसको रटना रटना है, तो तुम कभी भी अंदर के मतलब समझ नहीं पाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपको ये भी पता है और आपको ये भी पता है, मगर फिर आपको एक चीज नहीं पता कि ये जो है चीज घुमा फिरा के दी गई, जो कि आपको 7वीं 8वीं में पता थी। मैं नाम लूंगा उस चीज का, आप नाम लूंगा उस चीज का, तो आप बोलेगा अरे सर यार ये यही था क्या, यही था क्या, नाम सबको पता होगा। अब मैं आपको बता, आप खुद नाम लोगे उसका। sin थीटा क्या होता है, p by h होल स्क्वायर कर लो, b by h होल स्क्वायर कर लो, इक्वल्स टू 1 कर लो। तो भाई ये क्या बना, ये क्या बना है, p स्क्वायर by h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर by h स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। क्या कहते हैं इस चीज को, क्या कहते हैं इस चीज को, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तो हमने बहुत पहले पढ़ी थी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसको हम नई बात मान के क्यों पढ़ रहे हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सेम है भैया, ये सेम ही तो है। अभी मैंने प्रूव करके दिखाया, p by h लिख लो, sin थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू को b by h लिख लो, इक्वल्स टू 1 लिखो, h स्क्वायर स्क्वायर इधर कनेक्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और फिर आपका जीवन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, आपका जीवन जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कितनी बात समझ में आती है मेरी, कितनी बात समझ में आती है सर। 7th क्लास चैप्टर 6 6.2 में खुशी यादव ने तो पूरा एड्रेस लिख दिया है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, गॉस पाइथागोरस थ्योरम। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज तुम्हारे सामने, कोई फैक्ट, कोई फॉर्मूला, कोई प्रेजेंट किया जाए, तो तुम्हारा पहला उस पे थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि कहीं पहले तो नहीं देखा हुआ, पहले तो नहीं देखा हुआ, पहले इस चीज के बारे में हमें कितनी नॉलेज है। दूसरी बात, अब एक और बात समझने की कोशिश करना, एक और बात समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, क्या चीज दिखाना चाहता हूं, एक चीज दिखाना चाहता हूं कि आपको एक वैल्यूज रटने के लिए बोला जाएगा, उन वैल्यूज की आपको फील भी होनी चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ठीक है। मैं यहां पर वैल्यूज लिखने की कोशिश करता हूं, आपको कुछ आइडिया लगेगा, ठीक है। यहां पर मैं एंगल्स रख देता हूं कुछ, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, या पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। वैल्यू जो है मैं लिख रहा हूं, आप अपने मन में खुद से बोलो मेरे लिखने से पहले कि sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, ठीक है। sin 120 कितना होता है, जल्दी से बता दो 120 कितना होता है, अरे बच्चों बता दो 120 कितना होता है, √3/2। cos थीटा बताओ, cos थीटा होता है 1, 30 होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, ये होता है 0, और ये कितना होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेट्स फिनिश में कमेंट्स बंद हो जाएंगे सर, आज पता चला सब पुरानी बातें याद दिलाने के लिए धन्यवाद आपका, ठीक है। tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan 0 होता है 0, ठीक है। यहां पर क्या होता है 1/√3, फिर 45 डिग्री 1, दिस इज √3, 90 डिग्री पे ये होता है नॉट डिफाइंड, कुछ लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं बट मैं कहता हूं नॉट डिफाइंड, और फिर तो माइनस में चला जाता है मामला, माइनस में चलाते हैं -√3 आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये वैल्यूज कुछ आती हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, 90 तक तो सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन वैल्यूज का जो है आपका जो है रोजमर्रा लाइफ में जो है आता रहेगा यूज, अगर आप जो है किसी भी टाइप का फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हो। नॉट डिफाइंड, बिल्कुल √3, बिल्कुल सही बात, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको, एक बात समझने की कोशिश करना। एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इमेजिन करो कि ये सर्कल में घूम रहा है, ये सर्कल में घूम रहा है। इससे मैं आपको एसएचएम भी पढ़ाऊंगा, इस जो चीज मैं भी करने जा रहा हूं एक्सरसाइज, इससे मैं आपको वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ाऊंगा, इससे मैं आपको एसएचएम, इससे मैं आपको वेव ऑप्टिक्स, इसके अंदर वेव्स की जितनी भी चीज होती है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंदर फेज डायग्राम बनेंगे, फेज डिफरेंस की बातें करेंगे, वो सारी बातें मैं इस डायग्राम से समझाऊंगा। मगर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं बहुत इसको फेज डिफरेंस वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं आपको बहुत बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको मेरे साथ इस पॉइंट को इमेजिन करना है कि ये पॉइंट घूम रहा है गोल गोल इस सर्कल में, इस सर्कल में ये पॉइंट गोल 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 घूम रहा है। क्या इमेजिन कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है इस सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये हमारा ओरिजिन है, और इसके आगे एक सर्कल बनाया मैंने। ये सर्कल जो मैंने बताया है उसका आप कुछ मान लो कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है a, क्या इसकी रेडियस है h, इसकी रेडियस है h, ठीक है। अब जब ये पॉइंट यहां होगा, ये पॉइंट जब यहां होगा तो ये ट्रायंगल ऐसा बनाएगा, ये ट्रायंगल ऐसा बनाएगा, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है, ये कैसा ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या है इस ट्रायंगल का सबसे पहले तो ये जो रेडियस है इसकी, इसको मैं लिख लेता हूं, रेडियस है इसकी कैपिटल H, तो बेसिकली ये रेडियस ये साइड तो हो जाएगी कैपिटल H, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स है इसके x, y, तो बेसिकली ये है x और ये है y, ये है y, ठीक है। ये है x, सॉरी ये है y और ये है x। अब इमेजिन करना जब ये पॉइंट यहां था, तो ये y कितना था, जब ये पॉइंट यहां था तो ये y कितना था, ये 0 था, ये y जो था ये 0 था। आप इमेजिन करो कि पॉइंट ऐसे जाएगा पॉइंट, मिट गया। ये पॉइंट जब यहां था तो ये ट्रायंगल आप ऐसा दिख रहे हो, ये ट्रायंगल बेसिकली ऐसा थीटा इक्वल्स टू 0 था, यही था, मतलब एक ही लाइन थी जहां पर जब पॉइंट था, तो इसका मतलब तब y छोटा था। जैसे जैसे पॉइंट जाएगा इधर, और x क्या था, x फुल था, x कितना था, फुल था, x फुल था, तो थीटा इक्वल्स टू 0 ये पॉइंट यहां था, थीटा इक्वल्स टू 0 ये पॉइंट यहां था, y तो 0 था, थीटा इक्वल्स टू 0, y जो था वो तो 0 था, और x इक्वल्स टू कितना था, ये x कितना था, ये x रेडियस के बराबर था, यानी ये पॉइंट यहां था तो x कितना था, h के बराबर था। सॉरी, अभी जैसे जैसे पॉइंट जा रहा है इधर की साइड पे, तो थीटा बढ़ता जा रहा है, ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, जब ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, अब देखो इमेजिन करना जब ये पॉइंट यहां ऐसे जा रहा है तो y तो बढ़ता जा रहा है, मगर x घटता जा रहा है, जब ये पॉइंट यहां पहुंचेगा मतलब ये एंगल हो चुका होगा 90 डिग्री, जब ये एंगल हो चुका होगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इस 90 डिग्री में ये y जो होगा ये पहुंच जाएगा यहां तक, रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो y तो बन जाएगा h और x बन जाएगा 0, y तो बन जाएगा h और x बन जाएगा 0। मुझे पानी की जरूरत है, तबीयत तो मेरी सही है, तो मैं पानी पी लेता हूं। अब जल्दी से मुझे बताइए क्या इतनी बात क्लियर है, कितनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया से क्लियर है। तो अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि जब ये मैंने ट्रायंगल बनाया थीटा, तो बेसिकली y तो मेरा था परपेंडिकुलर और जो x मेरा था वो था हाइपोटेनियस, ठीक है, सॉरी हाइपोटेनियस बोलो, बेस, सॉरी बेस, और मैंने रेडियस जो लिया था वो मैंने h ही लिया था जानबूझ के, ताकि आप वो हाइपोटेनियस से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी p by h, यानी y by h, और जब 0 होता है, थीटा बराबर 0 होता है, तो y कितना होता है, 0 होता है, y कितना होता है, 0 होता है। इसी वजह से sin 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, sin 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है, 0 डिग्री आती है। उसी तरीके से cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या है x, और थीटा इक्वल्स टू 0 पे बेस कितना है, हाइपोटेनियस क्या होता है, h by h, तो ये 0 डिग्री पर जब थीटा क्या हो 0 डिग्री पे हो तो h by h कितना आता है, 1 आता है। देखो cos थीटा कितना आता है, 1 आता है, cos थीटा कितना आता है, 1 आता है। समझे मेरी बात। अब देखो 90 डिग्री वाली बात है, तो sin 90 डिग्री कितना होता है, फिर मैं बोलूंगा y by h, तो y कितना होता है, h by h, तो sin 90 डिग्री कितना आता है, 1 आता है, sin 90 डिग्री कितना आता है, 1 आता है। जब मैं cos 90 की बात करता हूं, अरे चल जा, cos 90 डिग्री की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा क्या, x by h, और 90 डिग्री पे जब ये पॉइंट यहां पर पहुंचेगा तो ये x छोटा होगा, और जब ये पूरा 90 डिग्री यहां पहुंच जाएगा तो ये x डिस्टेंस जो है ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो यहां पर cos 90 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहां पर ये भी हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय h, तो ये हो जाएगा 0। तो बेसिकली जो वैल्यूज है sin थीटा इज इक्वल्स टू यहां पर बाय h है, तो h तो कांस्टेंट है पर y जो है वो चेंज हो रहा है। तो जब आप थीटा यहां से यहां जाते हो तो आप देखते हो पूरे टाइम y बढ़ रहा है, तो आप इसकी वैल्यू देखोगे पूरे टाइम बढ़ रही है, यहां 90 डिग्री तक बढ़ रही है, 0 से फिर आधा 1/2 यानी 0.5, फिर 1/√2, 1.414, वो 0.5 से बड़ी आ जाएगी, 0.7 आ जाती है इसके आसपास, √3/2 1.73/2, तो वो से बड़ी आ जाएगी, और 90 पे तो वो 1 हो जाएगी, 90 पे तो वो 1 हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और ये जैसा कि मैंने यहां पर कहा था
कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो किसकी पढ़ाई है, वो रेशियोज की पढ़ाई है, ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो की पढ़ाई है, ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियो की पढ़ाई है, ठीक है। तो ये रेशियो ही तो निकलते रहते हैं। मैं आपको कहीं और ले चलता हूं, देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हम फेजर डायग्राम बना पाते हैं क्या। फेज डायग्राम डायग्राम ऑफ साइन कॉस, फेज डायग्राम, या फिर मैं बोलूं कि कहां गया, सर्कल साइन कॉस साइन, अरे यार आ रहा है, नहीं आ रहा है। एस्मोस, क्या देख पा रहे हो आप, क्या देख पा रहे हो, देखो ये जो पॉइंट जब घूम रहा है वहां पर उसकी वैल्यूज बनती जा रही है, वहां पर उसकी वैल्यूज बनती जा रही है। जैसे जैसे ये पॉइंट इधर आ रहा है वैसे वैसे एंगल चेंज हो रहे हैं। दिस इज अल्फा, और यहां पर मैं ट्रेस कर सकता हूं उसकी वैल्यू, जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ये एंगल चल रहा है, जैसे नेगेटिव होगा ये नेगेटिव में जाएगा। मैं चाहता हूं, मैं क्लास खत्म करना चाहता हूं इस थॉट पे कि आप इसको इस तरीके से देखना चालू करो। जब आप इसको इस तरीके से देखना चालू करोगे तो आपका जो है बल्ले बल्ले आपका दिमाग खुलेगा। मैंने जो आपको दी थी बेसिक मैथमेटिक्स की पढ़ाई में पजल्स भी, वो भी इसलिए दी थी कि आपका दिमाग थोड़ा खुले, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चालू करो। क्योंकि भाई अब मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता। 625 नंबर पे मेरे बच्चों के जब उनको उनके स्टेट का बेहतरीन कॉलेज नहीं मिल पाता तो मुझे बहुत दुख होता है। तो अब मैं कोई, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो जितना भी मैं दे सकता हूं आपको ज्ञान पूरा देने की कोशिश करूंगा, स्क्रैच से चालू करूंगा। मैं चाहता हूं आप चीजों को थोड़ा सा आप पर्सपेक्टिव चेंज करो अपना, तभी तो पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया बदलेगा, तभी तो कोई सब्जेक्ट जो है तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें आप उसे दूसरी नजर से देखना है। तो यहां पर देखो जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप देखते जा रहे हो कि एक्स और वाई किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, और यहां पर आप यू कैन सी कैसे अपन एंगल ट्रेस कर रहे हो, साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको मजा आया आज की क्लास के अंदर। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कैलकुलस को स्टार्ट किया जाए। बाय बाय, टेक केयर। मैं कुछ सवाल आपके लिए छोड़कर चला जाऊंगा डीपीपी के फॉर्म में। आने वाले अगले 2 दिन जो है हम बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय रहेगा।